अस्सलाम वालेकुम। Alright, so I hope you are having wonderful weekend. लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट किया था, जिसमें हमने स्ट्रेटेजी, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को पढ़ा था, एंड देन वी प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल। सो नॉट पास्ट पेपर एग्जैक्टली, जो स्टडी टेक्स्ट में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें हमने एक असाइनमेंट डिस्कस किया था, जिसमें आपको मिशन स्टेटमेंट लिखनी थी ऑफ फॉर अ कंपनी। हम ब्रीफली गो थ्रू करते हैं वो असाइनमेंट, एंड देन वी विल कम बैक टू चैप्टर 2। हम उस चैप्टर 2 को थोड़ा सा करेंगे और देन वी अगेन गो बैक टू चैप्टर 1, जहाँ पे जो इसके क्वेश्चंस हमें गिवन है, वी विल गो थ्रू दैट। जस्ट लेट मी अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन इन अ मोमेंट, जहाँ पे हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था और डिसाइड किया था, विच आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड एट होम एज वेल। सवाल ये था जनाब, एक कंपनी है जिसका नाम है EWCD। वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है, ऐसा हॉस्पिटल जो कि यूनिवर्सिटी भी हो और जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वो टेक्नोलॉजी यूज करें, और उसके साथ साथ वो क्या करें कि इलाज, डायबिटीज का इलाज मुमकिन बनाएं, सस्ता इलाज मुमकिन बनाएं जो कि सब लोग अफोर्ड कर सकें, और उसके साथ साथ उस चीज को आगे बढ़ाएं भी, ताकि लोगों को में वो चीज़ सीख भी सकें। ऐसी एजुकेशन हम पार्ट करें जहाँ पे वो चीज़ उसको यूज कर सकें। अगर हम उसका देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी, प्रिपेयर अ मिशन स्टेटमेंट फॉर EWCD। आपको मिशन स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटिंग इट्स पर्पस एंड आइडेंटिफाइंग इट्स कोर वैल्यूज। तो इसकी कोर वैल्यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, किस लिए बनाया, हमने देखा था। मिशन और विजन स्टेटमेंट वो है जो हर ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट होती है और वो यूनिक होती है, विच डिस्टिंग्विश दैट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर कंपनीज। के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर कंपनीज। तो हमें उसने सबसे पहले बताया था, प्रिपेयर अ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक मिशन स्टेटमेंट, स्टेटिंग द पर्पस, आइडेंटिफाइंग इट्स कोर वैल्यूज। द मिशन स्टेटमेंट शुड बी ब्रीफ, छोटी होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है, सादा। ताकि सिंपल क्यों होनी चाहिए, ताकि सब लोग सीख समझ सके। मिशन स्टेटमेंट हमारी आर फॉर द वाइडर स्टेक होल्डर्स, so for wider stakeholder everyone should be able to understand that, all right, and clearly highlight the important purpose, किस लिए ये इदारा बना, इंटेंट इसका क्या है, इंटेंट है क्या, वजूहात हैं क्या, इसकी ख्वाहिशात हैं, एंड एस्पिरेशन कि क्या करना चाहती है ऑफ EWCD। So before we go into answer, I would like to confirm from you that am I clearly audible? आवाज सही आ रही है? If you can confirm me, that would be great. Thank you. So थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। अगर हम देखते हैं इसकी बात में, इसने जो अपनी बातों में तीन चार चीजें वो हैं जिसको इसने क्लियरली और मेजरली हाईलाइट किया है। नंबर वन थिंग, जो भी मेरी मिशन स्टेटमेंट होगी उसकी मैं लफाजी जो भी लिखूं, अगर मैं देखता हूं तो इसमें वो इम्पार्टिंग एजुकेशन के ऊपर काफी है कि हम एक ऐसी मैं अगर इसके लफाजों को दोबारा से पढ़ता हूँ, डेवलप द इंस्टीट्यूशन इनटू एन एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। तो वर्ल्ड क्लास रिसर्च और टीचिंग यूनिवर्सिटी से वो हमें पहली बात ये बता रहा है, जो हमें चीज हाईलाइट हो जाती है, दैट इज के इम्पार्टिंग नॉलेज। वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो नॉलेज शेयर कर रही होगी, वो इम्पार्ट नॉलेज कर रही होगी, वो इस चीज को बढ़ा रही होगी। सेकेंड थिंग इज कम हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल, और आगे हॉस्पिटल में क्या कह रहे हैं, द हॉस्पिटल वुड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड मेडिकेयर बाय हाईली रेप्यूटेबल कंसल्टेंट। तो दूसरी चीज उस मिशन स्टेटमेंट में ये हाईलाइट हो रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज, वो हमें वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वो प्रोवाइड करेगा जो कि वेल ट्रेन्ड, हाई इन क्वालिटी होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल के साथ, तो यानी बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा होगा। इट इज envisaged टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज विच इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट। और उसमें फिर आगे ठीक है उस डायबिटीज को एक्सप्लेन कर दिया। तो तीसरी चीज क्या है कि हमारी मिशन स्टेटमेंट में डायबिटीज का भी जिक्र आना चाहिए कि हम हाउ वी आर गोइंग टू टेकल द डायबिटीज। तो यूनिवर्सिटी वुड आल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वो अगेन उस इम्पार्टिंग नॉलेज के ऊपर बात कर रहा है, who would specialize in treatment of patients suffering from this disease। ठीक है, तो नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो आपको तीन
For example, your mission statement could be to develop a world-class university and hospital to impart the knowledge of medical knowledge within the society and provide best quality doctors, nurses, and paramedical staff in order to fight the disease of diabetes in a best possible way. ये एक स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट कैन बी चेंज एज वेल. हम सजेस्टेड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि सजेस्टेड स्टेटमेंट इस केस में मिली है हमें बट बाय द बुक. बट द थिंग इज वॉट एवर इट बी, उसमें ये फैक्टर जरूर होने चाहिए जो हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं. लेट मी जस्ट टेक यू टू, अगर हम इसके सजेस्टेड स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं. So EWCD is committed to development of human capabilities, ठीक है, through the sharing of knowledge and application through services. वही कि human capabilities हम बनाएंगे यूनिवर्सिटी के sharing of knowledge and application of through services. It seeks to prepare individual who would be exemplary doctors, nurses through excellence in research and education. तो वही again best doctor, nurses, paramedical staff जो कि रिसर्च एजुकेशन में बेहतरीन होंगे. ऑल डेडिकेटेड टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. क्योंकि उसने अपने सवाल में उस चीज को स्पेसिफिक किया था कि हम डायबिटीज के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए इसने अपने जवाब में भी उस चीज को स्पेसिफिक किया कि हम डायबिटीज को इलाज करने में मदद करेंगे, हम डायबिटीज का इलाज करने के लिए हम देखेंगे. इसी के साथ चलें, लेट्स सी कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस और उसके बाद आई विल लीव रेस्ट कि आप लोग खुद गो थ्रू करें. हम उससे नेक्स्ट क्लास में मे बी बाय द एंड ऑफ क्लास हम ब्रीफली उन्हें भी देख लें. बट हमें मूविंग फॉरवर्ड क्या करना होगा इस तरह से, क्योंकि अभी आप देख रहे हो क्वेश्चन आप भी कंपैरेटिवली काफी सिंपल रहे हैं. सिंपल इन अ वे कि बहुत छोटे से सवाल है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपसे उसने मिशन स्टेटमेंट का कहा, आपसे उसने सिंपली कोई बात बोली, समझाने. जब हम आगे जाएंगे आहिस्ता से, क्योंकि अभी आप सिर्फ हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें एक पार्ट स्ट्रेटेजी को हमने कवर किया है. बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, चीजों को कंपैरेटिवली कंबाइन करके डिफरेंट चैप्टर से, डिफरेंट जगहों से, और फिर केस स्टडीज की तरफ लेके जा रहा होगा. I want you to read the question. A low-cost airline, Fast Plane, has published its mission statement on its website. All right. अब मिशन स्टेटमेंट पर रीड करें. देन व्हाट इट आस्क, स्टेट द पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट का मकसद क्या है, ठीक है, हम ये बता देंगे कि अब इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंड सजेस्ट हाउ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ फास्ट प्लेन मीट्स इट दिस पर्पस. पहले उसने एक मिशन स्टेटमेंट का जेनेरिक पर्पस पूछा, मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और फिर किस तरह फास्ट प्लेन उस मकसद को पूरा करने में मदद करती है. आई वांट यू टू रीड द स्टेटमेंट इन कपल ऑफ मिनट्स एंड देन हम इसको डिस्कस करते हैं. सो यस, पहले अगर हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर इसका पार्ट 1 है, मिशन स्टेटमेंट का क्या मकसद होता है. मिशन स्टेटमेंट जो हमने बार बार देखा है और शुरू से देखा है, आपको ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, उसके एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है, क्या वजह है कि वो एग्जिस्ट करती है. इफ आई हैव टू स्टेट दिस इन वर्ड्स, so maybe I can say state the purpose of the entity and the business it is in. अगर हमने हॉस्पिटल के केस में भी बताया तो उसने कहा कि उसका मकसद है नॉलेज दे, इलाज प्रोवाइड करे, बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करे, नॉलेज बांट कर बेहतरीन डॉक्टर्स के थ्रू. दूसरी बात होती है कि वैल्यूज एंड बिलीव, जिसके अंदर उसका बिलीव होता है कि टू वी बिलीव इन इम्पार्टिंग द नॉलेज, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट मेडिकल हेल्थ केयर. फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट टेस्ला, तो वो ही बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स. तो उसके लिए एलन मस्क व्हाट ही सेड कि इवन उसने अपने कोड को भी कॉपीराइट नहीं करवाया. ही सेड एनीवन कैन यूज माय कॉपीराइट इफ ही कैन प्रोड्यूस द बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल. दैट्स माय बिलीव, आई नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द वर्ल्ड, दैट्स द फ्यूचर. तो वो अपने बिलीफ के बारे में बता रहा होता है और फिर वो बता रहा होता है एक गाइड के तौर पे काम कर रहा है फॉर योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन. कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, जैसे मैंने हॉस्पिटल के केस में बात की थी कि इंडस हॉस्पिटल, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, एंड ही हैड द चॉइस कि वो स्ट्राइक पे जाएं गवर्नमेंट के अगेंस्ट सो दैट ही कुड अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग द फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. ही वेंट अगेंस्ट इट, वो स्ट्राइक पे नहीं गए बिकॉज ही सेड एज पर माय ऑब्जेक्टिव, एज पर माय मिशन,
अगर मैं स्ट्राइक पे जाता हूँ, that would be the against my mission. And then how will it work? If it's against my mission, so it will not help me to achieve my mission, and therefore I cannot go on strike. So it's help you to take the decision in that as well. दूसरे अगर हम इससे की बात करते हैं, जहां पे वो स्पेसिफिक बात करता है कि ये मिशन स्टेटमेंट जो फास्ट क्लेम की है, वो किस तरह से उसके पर्पस को, हाउ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ फास्ट क्लेम मीट्स दिस पर्पस, वो उसके पर्पस को पूरा करती है। पर्पस क्या था कंपनी का कि लो कॉस्ट एयरलाइन फास्ट प्लेन है। तो अगर हम देखते हैं तो पहली बात उसमें कर रहा है टू प्रोवाइड अवर कस्टमर विद सेफ गुड वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट सर्विस। तो उसने यहाँ पे क्या बात की कि अट्रैक्टिव गुड वैल्यू, उसने क्या किया, अट्रैक्टिव प्राइस होगी, सेफ भी होगी एट द सेम टाइम, और जो आपको चीज चाहिए आपको वो मिल रहा होगा। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें जैसे आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आप जहाज में कहें कि मुझे बिला वजह का मील नहीं चाहिए, अगर शॉर्ट एयरलाइन है वो विद इन यूरोप कह रहा है, क्योंकि अगर आप आगे जाके पढ़ते हैं विद इन यूरोप भी है, तो आप खाना ना दें मुझे भले, बट वो मेरी फेयर कम करते हैं, रादर देन सब बंदों का फेयर आप बढ़ा दें और उसमें खाना आप साथ लगा दें। तो लो कॉस्ट एयरलाइन है, यू कैन गिव दिस ऑप्शनल, जो खाना ऐड करना चाहता है करे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। सेकंड थिंग इज कि अगर आप देखें जो वो आगे प्रोवाइड कर रहा है कि वो उससे कहता है कि लेजर फॉर बिजनेस एंड लेजर मार्केट। तो उसने बताया कि यार सिर्फ बिजनेस या सिर्फ लेजर के लिए या सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, दोनों मार्केट्स के लिए है ऑन अ रेंज ऑफ यूरोपियन रूट्स। तो उसने यहाँ पे भी अपने आप को लिमिट कर दिया इस मिशन स्टेटमेंट ने कि वो यूरोपियन रूट पे ही काम करेगा, वो दूसरे रूट्स पे नहीं जा रहा। तो उसने पॉइंट टू पॉइंट सर्विस में यहाँ पे उसने रखा गया मेरा जो रूट होगा वो मैं यूरोपियन के ऊपर ही इस पॉइंट इन टाइम पे काम कर रहा हूँ। वहां पे फिर उसने इस पे भी बात कर दी मिशन में कि इसको लो कॉस्ट हासिल करने के लिए स्टाफ की डेवलपमेंट पे काम करेगा, वो की सप्लायर्स की डेवलपमेंट पे काम करेगा और उससे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करेगा। इधर जो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इन केस अगर हमें मिशन स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली देखना भी होता है विद द चेंज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में ये सोचता है कि यार मुझे सिर्फ यूरोपियन रूट पे नहीं रहना चाहिए, मुझे दूसरे रूट्स पे भी जाना चाहिए। सो मे बी ही नीड टू चेंज हिज स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, जहाँ पे उसने रेंज ऑफ यूरोपियन रूट लिखा हुआ है फ्रॉम हेयर टू मार्केट्स थ्रू फॉर वर्ल्ड वाइड ट्रेवल, ये कर सकता है कि मुझे पूरी दुनिया के ट्रेवल के लिए भी इसे रखना है। सो दिस वुड बी द की पॉइंट्स जो उसके मिशन स्टेटमेंट से हाईलाइट हो रहे हैं टू अचीव इट्स पर्पस। The next thing is, if we go to the next question, the Royal Institute of British Car Maker (RIBC) is a professional association for cake makers in the UK. Its mission statement is as follows: to advance cake making by demonstrating benefit to the society and promoting excellence in the profession. एक केक बनाने की एसोसिएशन है जो केक मैन्युफैक्चरिंग की यूके में, उसका मिशन स्टेटमेंट ये कहती है कि उसको डिमॉन्स्ट्रेट बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन द प्रोफेशन। द RIBC was concerned about the lack of understanding amongst the general public about the benefit of good cake making. It also concerned that the standard of professional ability amongst the chefs might not be as high as it should be, and that public criticism of some new types of cake were possibly justified. तो तीन चीजों के बारे में वरीड है कि एक लोगों को उसके बेनिफिट का नहीं पता अच्छे केक के बारे में, एक शेफ्स उस अच्छी क्वालिटी के नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और जो लोगों का क्रिटिसिज्म होता है अबाउट न्यू टाइप्स ऑफ केक वो शायद सही है। RIBC identified a number of strategic objectives, उसकी बहुत सारे strategic objective है consistent with this mission statement, जो कि इसकी mission statement क्या थी, to advance cake making by demonstrating benefit to the society and promoting excellence in the profession. सवाल ये आपसे पूछता है कि इस केस में on the basis of this information suggest 3 strategic objectives जो कि आपको लगता हो कि उसके मिशन के साथ सही हो। अब इस सवाल में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है देखने का कि कुछ कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे उसका सवाल ये है कि 3 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मुझे बताना क्या है, ऑब्जेक्टिव बताना है, बार बार याद रखो मुझे क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, that RIBC might have identified that are consistent with this mission statement। तो वो कौन से उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल उसका अगर मिशन स्टेटमेंट देखता हूँ तो एडवांस केक मेकिंग बाय डेमोंस्ट्रेटिंग बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन द प्रोफेशन। तो बेनिफिट टू द सोसाइटी बताने तो पहली बात ये है कि उसे अवेयरनेस क्रिएट करनी इन द सोसाइटी ऑफ गुड केक मेकिंग। दूसरी चीज ये बता रहे एक्सीलेंस इन द प्रोफेशन, दैट मींस कि वो शेफ को इन जनरल गुड करेगा, शेफ की एजुकेशन करेगा, इक्विपमेंट बेहतर प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी इंडस्ट्री में बेहतर आप केक बनेंगे जब बेहतर शेफ होंगे। थर्ड थिंग कैन बी इट मे प्रोवाइड शोकेसिंग प्रोवाइडिंग द बेस्ट R&D कर रहा हो या
आपको बेस्ट मशीनरी प्रोवाइड कर रहा हो जो कि केक बनाने के लिए चाहिए, इन ऑर्डर सो दैट मास लेवल के ऊपर बेहतर केक बन सके। वो ट्रेनिंग करवा सकता है, वो ये बोले कि वो ट्रेनिंग सेशंस रखे क्योंकि उसने डिमॉन्स्ट्रेट बेनिफिट थ्रू प्रोमोटिंग एक्सीलेंस इन प्रोफेशन। वो ट्रेनिंग करवा सकता है, वो कंपटीशन करवा सकता है केक मेकिंग के अंदर डिफरेंट इस किस्म के, जिससे लोग खुद से ऑटोमेटिकली बेहतर क्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करें, बिकॉज whoever creates the best cake, लोग या जो उसमें बेहतर रेटिंग ले सकेगा, पीपल विल ट्राई टू गो देयर। सो इस तरह से इसके पास मल्टीपल तरीके हैं जिससे वो अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकता है। सो 1.4 तक हमने किया है। यहाँ के बाद मैं चाहूंगा, व्हाट आई वुड वांट, कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से एक बार पढ़ें, 1.5 से लेके 1.11 तक। दीज आर अराउंड 6-7 क्वेश्चंस। By next weekend, try to solve them, go through power answers, see whether you get the answers or not, see whether you understand and agree with the answer or not, and then maybe next class we can discuss those questions as well briefly. If you have any question तो हम उसके through चले जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल है so let me know or we will proceed ahead. लेट्स गो अहेड। जस्ट अगर हम थोड़ा सा देखते हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट, ऐसे डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट ऑपरेटिंग टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। तो स्ट्रेटेजिक हमने बात की थी कि जो ऊपर लेवल का होता है 1.5 की मैं रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, 5 साल की, 10 साल की। टेक्निकल हमने कहा था कि कंपैरेटिवली शॉर्टर लेवल होता है, इट मे बी अ मंथ, couple of week, fortnight और मे बी couple of months, और उस लेवल पे हम जा रहे हैं, साल तक के अंदर भी हम देख सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवल हमने कहा था डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर कर रहे होते हैं। आगे जाके ये विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात काफी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर काफी बात हो रही है कि शॉर्ट टर्मिज्म को कई बार यू लेट गो फॉर योर मिशन स्टेटमेंट। जो मैं हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर वो स्ट्राइक पे जाते, दैट माइट हैव प्रोवाइडेड देम शॉर्ट टर्म एडवांटेज बट दैट वुड हैव बीन अगेंस्ट देयर मिशन। तो बहुत सारी जगह कई बार आप ब्राइबरी देने का चांस आता है कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिफरेंट जगहों पे आप ब्राइबरी देके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। शॉर्ट टर्मिज्म में दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो अगेंस्ट योर ऑब्जेक्टिव, दिस वुड बी अगेंस्ट योर ऑब्जेक्टिव। इसकी वजह से आप कहते हो कि यू आर रेडी टू फॉरगो द ग्रेटर बड़ा नुकसान से बचने के लिए इस वक्त आप भले ब्राइबरी नहीं दोगे, कि आप ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, ताकि आप भले शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट दिख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके खिलाफ होगा। मैंने इस केस में आपको लफराज सीमेंट की भी एग्जांपल दी थी, जब वो सीरिया में ऑपरेट कर रही थी। दे थ्रू अ ब्रोकर, दे पेड लार्ज सम ऑफ मनी टू IS, तो इस्लामिक स्टेट जो उधर, जिसको ऐसा टेररिस्ट डेजिग्नेट किया हुआ है। तो उस केस के अंदर अब उस वक्त उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखा कि हमें अगर कंपनी चलाना जरूरी है तो हमें ये देना पैसे जरूरी है और वी कैन रन अवर बिजनेस शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्गर टर्म में नाउ दे आर फेसिंग कोर्ट केसेस, नाउ दे आर फेसिंग मे बी फेसिंग इवन हैवी पेनल्टी और हैवी डैमेजेस, जो कि उनके लॉन्ग टर्म उनके ऑब्जेक्टिव के खिलाफ था। आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर करने आपको बहुत अच्छी तरह से पता है अब तक कि कौन हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर से लेके सप्लायर, वेंडर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, एवरीवन। तो अगर हम एक केस दिया हुआ उसमें से की स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, वी कैन डू दैट। व्हाई डू कंपनीज अकॉर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल स्ट्रेटेजी का क्या फायदा है? अब तक हम पढ़ के इस चीज को याद कर चुके हैं कि वो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, वो हमारे मिशन और विजन को अचीव करने में हेल्प करता है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, वी ऑलरेडी नो दीज। Explain the different type of management has to undertake in formulation steps, strategy and well considered business strategy। तो क्या क्या steps होंगे जो कि हम throughout the chapter में देखें कि हम अपनी positioning देख रहे हैं, हम choices देख रहे हैं, हम उसके बाद डिटरमिन कर रहे होंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने विजन और मिशन को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन विच परस्यू इनोवेटिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, तो जो इनोवेटिव पे जा रहे हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा रहा है, जो अब डिफरेंट यूनिक बन रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिहाज से, उसको क्या बेनिफिट होंगे, क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और उसके बाद उसने मेंडेलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंशियल पावर स्टेक होल्डर्स ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर एंटिटी। उसमें से आपने बात की कि जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स आपके कौन हैं और कौन वो हैं जिससे आपकी एंटिटी में इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फर्क पड़ेगा। Suggest how power interest matrix may be used by the management of entity as an aid to implement a strategic change। तो कई बार आप अपने स्टेक होल्डर को स्ट्रेटेजिक चेंज के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोई चेंज लाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो कि आप रेगुलेटर
वांट्स यू कि आप जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर जाओ, वांट्स यू कि आप पॉल्यूशन ना करो, और आप खुद भी ये चेंज चाह रहे हो, तो आप उसको एज अ बेस बना के भी आप कर सकते हो। यू नो आपके कस्टमर को स्पेसिफिक चीज चाहते हैं, दे डोंट वांट चाइल्ड लेबर, दे डोंट वांट पॉल्यूशन, तो उसको भी आप बेस बना सकते हो। आप शेयर होल्डर को भी बेस बना सकते हो फॉर री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, फॉर anything which concerns them. So sometime you can use power interest matrix by management, जो आप चेंज लाना चाह रहे हो उनको उस काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ तक कोई सवाल है? सो जस्ट लेट मी नो। अगर नहीं है, what I would want you कि आप चाहें इसको रन थ्रू करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ें। कोई सवाल हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में इसको रादर हम देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा दूसरा चैप्टर स्टडी टेक्स्ट के तहत, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को आपसे अच्छा कौन जानता होगा यहाँ इस वक्त? तो क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस ये बोले कि मैं एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी बंदा ये बोले मैं एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं करता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो एवरी वन ऑफ अस इज इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ऑलराइट, अब इस एनवायरनमेंट को किस तरह से हमें एनालाइज करना है, किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से उससे हम अपने लिए एडवांटेज ले सकते हैं, वी विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वो 3 बातें मेजरली कहते हैं। मॉडल्स फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर उसके बाद पेस्टल एनालिसिस की बात करता है, जिसको बहुत ज्यादा जिक्र रहेगा। फिर पोर्टर्स डायमंड साहब ने जो थ्योरी दी थी एनवायरनमेंट के बारे में, वो उसके बारे में बात करता है। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें और हम बात करते हैं मॉडल्स फॉर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इज अ थिंग विच इज कॉमन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसको एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं करेगा। व्हाट इज एनवायरनमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग जो आपकी इंटरनल फैक्टर्स के अलावा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो डायरेक्टली जिसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, दैट इज योर एनवायरनमेंट। दैट कैन बी the गवर्नमेंट जो आप पे इफेक्ट कर सकती है, that is also your environment. That can be your climate as well, जो आप पे मौसम, नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है। For example, that can be coronavirus as well. Coronavirus has changed the business altogether. That can be technological change as well. मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था इस चीज के ऊपर कि अगर इस वक्त हम कराची में देखते हैं तो इम्तियाज हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फूड, व्हाट आई वुड से, ग्रोसरी चेंज, इफ नॉट द बिगेस्ट। डिफेंस में अब उसके 3-4 आउटलेट खुल चुके हैं। बहरिया टाउन में इट हैज आउटलेट सिमिलर टू, मुझे दूर से मैंने देखा था, आई फेल्ट इट लाइक इट्स IKEA इन अबू धाबी, उसका जितना बड़ा शेड होता है, इट लुक्स सिमिलर टू दैट। काफी और जगहों पे आ गया। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग, क्या इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में इम्तियाज फिजिकली तो बढ़ रहा है, बट डज इट फील द नीड फॉर टेक्नोलॉजिकली भी वो ऑनलाइन भी आए? जिस तरह इतने सारे हमारे स्टोर आ गए, पांडा मार्ट, Airlift, Crave, many other such names. तो देयर इज अ रिस्क कि आप फिजिकली तो बहुत ज्यादा बढ़ जाओ, बट अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इन्वेस्ट ना करो, आगे ना बढ़ाओ, तो यू माइट बी आउटडेटेड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, आप फिजिकली बहुत ज्यादा आगे आ गए हो, अब आपकी बहुत ज्यादा वर्थ है, आपके पास बिजनेस, बट देयर मे बी अ चांस कि जहां पे आपकी वर्चुअली प्रेजेंस ना होने की वजह से आप आउटडेट हो जाए, लोग स्टोर्स में विजिट करना ही छोड़ दें। Here I would like to give you the example to show how much important it is technological aspect. I was reading a survey जिसमें उसने 3 फिगर्स दी हुई थी कि जो दुनिया की टॉप बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने R&D पे कितना सर्च किया एज परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू एंड एज अमाउंट एज वेल। अगर मैं अमेज़न की बात करता हूँ, जो इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, इट्स नॉट द लार्जेस्ट, 2021 में उसने टेक्नोलॉजी के ऊपर, R&D के ऊपर जो उसकी स्पेंडिंग थी, डेट वाज अराउंड $56 बिलियन। $56 बिलियन is if I'm not wrong is around the external debt of Pakistan. इतनी बड़ी अमाउंट आपकी उसने, इट्स $80-90 बिलियन व्हाट आई रिमेंबर, तो बट $56 बिलियन उसने सिर्फ R&D के ऊपर खर्च किया, और उसके परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 12% ऑफ इसका रेवेन्यू है वो जो उसने R&D के ऊपर स्पेंड किया, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, नॉट ओनली अमेज़न, मतलब अमेज़न तो चलो डिलीवरी सेटअप है, वी टॉक अबाउट एप्पल, अल्फाबेट जो है, तो उसने भी तकरीबन 12.5% जो है, सॉरी अल्फाबेट गूगल जो है, उसने 12.5% ऑफ इट्स रेवेन्यू स्पेंट ऑन R&D, डेट इज अराउंड $30 बिलियन। मेटा जो कि हम इसको कह रहे होते हैं, जिस फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो जुकरबर्ग की जो पेरेंट कंपनी मेटा है,
उसने अराउंड 20% ऑफ देयर रेवेन्यू स्पेंट इन R&D एंड दैट इज अराउंड $25 बिलियन. Apple, for that matter, spent around 6% of their revenue, that is around $22 billion, and Microsoft also spent around 12% of their revenue, and that was around $21 or $22 billion. What I am trying to highlight is कि जब हम एनालिसिस देख रहे होंगे एनवायरनमेंट पे, तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर ऐसा एनवायरनमेंट आ जाता है जहाँ पे हर बंदा वर्चुअली ऑर्डर करना शुरू कर देता है, एक लार्ज पॉपुलेशन, तो आप जितने ज्यादा फिजिकल स्टोर्स बना रहे हैं बड़े, उनकी शायद वो रेलेवेंस से सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, और विदाउट एनी रीजन आप शायद मार्केट से बाहर होना ना शुरू हो जाए. सो वी नीड टू कंटिन्यूसली एनालाइज अवर एनवायरनमेंट कि किस तरह से आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किस तरह से वो आपको इफेक्ट करता है. इस केस में बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो एनवायरनमेंट एनालिसिस करे. और एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे करे? पहली चीज वो देखे कि सिग्निफिकेंट कौन सी चीजें हैं जो एंटिटी को इफेक्ट कर सकती हैं. व्हाट आर दो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द एंटिटी. द की ड्राइवर्स ऑफ चेंज, वो कौन से ड्राइवर्स ऑफ चेंज हैं जो कि एंटिटी पे मैक्सिमम इफेक्ट कर सकते हैं, जो उसको सक्सेस हासिल करने में और सक्सेस हासिल करने से रोक सकते हैं. The difference in impact that key drivers of change in the environment will have on different industries and different markets. हो सकता है कि अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस में हो, तो आपके या आपका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में हो. So same business in Asia region might have different environment, and in European region or US region might have different environment. तो वो किस तरह से फर्क हो सकता है? हो सकता है within US हो, but different businesses के लिए different environment. So we need to have environmental analysis for each business separately as well. हम फ्यूचर इम्पैक्ट देखेंगे. बहुत जरूरी है कि क्या मैं देखता हूं कि एनवायरनमेंट का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा. जैसे मैंने इम्तियाज की अभी एग्जांपल दी. इम्तियाज माइट बी थिंकिंग और मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसको हमें किस तरह से कवर करना है, बट इफ दे आर नॉट थिंकिंग, दिस कैन बी डिजास्टर फॉर देम एज वेल. कि आप फिजिकली तो अपनी प्रेजेंस हर जगह बढ़ाए जा रहे हैं, यू आर द मार्केट लीडर इन प्राइस, but if you don't come online and you don't start providing delivery to customer at their home, maybe आपकी वो relevant significance उस तरह से ना रहे. जिस तरह हम नोकिया की बात करते हैं कि नोकिया used to be the biggest company, eventually उसे अपने आप को बेचना पड़ा 2014 में माइक्रोसॉफ्ट को, और उस just a fraction of their valuation around $7 billion को उन्होंने बेच दिया, जो कि it used to be the huge company, but अपने आप को अपडेट नहीं कर सके. Whereas Apple जो उसके बराबर या उस वक्त जो इनोवेशन में आ रही थी, now it's more than $1 trillion company. तो $1 trillion, $1,000 billion, तो आप कहाँ 7 बिलियन और कहाँ 1,000 बिलियन. तो हमें इस चीज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टू रिमेन relevant in the market. We usually say the only thing which is consistent is change. और उस changing environment में हमें अपनी पोजीशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इस केस में वो कहता है एनवायरमेंटल एनालिसिस में दो मॉडल्स की वो बात करता है. एक मॉडल की वो बात करता है पेस्टल, और दूसरी वो मॉडल की बात करता है पोर्टर्स डायमंड. तो हम पहले देखते हैं कि पेस्टल मॉडल क्या है. पेस्टल, फ्रॉम द नेम इट इज P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोलॉजिकल एंड L फॉर लीगल एनवायरनमेंट. हम इंडिविजुअल एक एक चीजों को देखते हैं, बट यू कैन सिंपली रिमेंबर पेस्टल, P फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट. अच्छा, इससे मिलते जुलते एक दो और भी नाम हैं जो कि हैं तकरीबन सिमिलर चीज. एग्जाम में अगर आपको उस नाम से भी पूछ लिया जाए, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट. जिसमें से एक नाम है स्लेप्ट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल. If you are not keeping the study text with you, और अगर आप study text आपके पास है, so it would be great आप देखें, तो आपको it will be easier to remember. तो हमने पहले बात की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, और उसके बाद हमने बात की कि एक दो और नाम है, जैसा कि स्लेप्ट हो गया और पेस्ट. अच्छा, अगर मैं स्लेप्ट देखता हूँ तो दिस इज एग्जैक्टली सेम ऑफ स्पेलिंग ऑफ पेस्टल, सिर्फ ई इसमें एक बार आ रहा है और उसमें दो बार आ रहा है. So the only difference between pestle and slept is कि इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हट जाएगा. जो हमने इन्वायरमेंट की बात करूंगा, इकोलॉजिकल बात करूंगा, मुझसे डिस्कस करते हैं. उसके अलावा इट इज एग्जैक्टली सेम एज
PESTEL analysis uses the same categories of environmental influence as PESTEL analysis without ecological influences. तो अगर आपके एग्जाम में वो PESTEL की जगह SLEPT का वर्ड यूज कर लेता है, so you don't need to worry about that. जो हम PESTEL को पढ़ रहे होंगे वही exactly same SLEPT भी है. फिर वो अगली बात करता है पेस्ट की, और पेस्ट और SLEPT आर एग्जैक्टली सेम. The only difference is which I do not say the difference, बल्कि वो उसको सिर्फ कैटेगराइजेशन करने में सिर्फ फर्क है. अदरवाइज SLEPT एंड PESTEL आर एग्जैक्टली सेम के दोनों में इकोलॉजिकल का जिक्र नहीं है. That is पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लीगल एनवायरनमेंट को वो मर्ज कर देता है. वो कहते हैं कि यार पॉलिटिकल के अंदर लीगल भी आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल वो है फोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एंड दोस थिंग्स वही लीगल एनवायरनमेंट बनाती है. तो इसीलिए वो पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर लीगल एनवायरनमेंट को भी ले आता है. इसके अलावा तमाम चीजें, चाहे वो पेस्टल आए, चाहे वो SLEPT आए, चाहे वो लीगल आए, दोस ऑल थिंग्स आर सेम इन ऑल दीज थिंग्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की. अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, मस्ट राइट इन चैट सो दैट हम उससे भी साथ साथ डिस्कस कर सकेंगे. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तानी या आप लोगों से अच्छा कौन समझ सकता है? हम हर कुछ दिनों में जिक्र कर रहे होते हैं, ये हुकूमत आ गई, इस तरह आ रही है, ये चल रहा है, उससे ये इम्पैक्ट हो जाएगा, नई हुकूमत आ रही है, फिर पॉलिसीज चेंज होंगी, पॉलिसीज चेंज होने से क्या होगा. सो वी ऑल नो दैट उससे किस तरह बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है. जब हम गवर्नमेंट चेंज हुई, फॉर एग्जांपल हमने पिछली गवर्नमेंट को कहा कि उसने डॉलर को आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था. आई एम नॉट गोइंग इनटू स्टेट्स वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बट जो इफेक्ट सिर्फ इस वक्त आया कि यार उन्हें रोक के रखा था, इसलिए हमें जरूरी है हम इसको डिवैल्यू करें और हम इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू पे लाएं. हुआ क्या, चेंज इन पॉलिसी से जो इन्वेस्टर था जिसने फॉरेन लोन अगर लिया हुआ था जिस कंपनी ने, और उसके इससे लिया हुआ था कि यार ये डॉलर है, ठीक है, रेंज बाउंड है, मैक्सिमम भी फर्क होगा, 5-10% डेप्रिशिएट हो जाएगा, और वो एकदम 30-40% जब डेप्रिशिएट हुआ तो उसका लोन जो कि उसे PKR में कंपैरेटिवली बहुत सस्ता मिल सकता था, क्योंकि उसने डॉलर में लोन लेके तो एक बार डॉलर में लिया और उसे PKR में कन्वर्ट करवा के अपने बिजनेसेस में यूज करना शुरू कर दिया. उसने देखा कि लाइबोर रेट 1 या 2% के ऊपर, तो मुझे तो इवन लेस देन 1%, तो मुझे बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, जबकि मैं अगर काइबोर पे रेट लूँ तो मुझे 10-11% पे मिले फॉर दैट मैटर. तो उसने कहा कि यार मैं सस्ता लोन ले लेता हूँ, बट इट इन टर्न्स बिकम मच एक्सपेंसिव, क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई. सिमिलरली आपने कहा कि यार हम CNG या गैस के ऊपर, फॉर एग्जांपल तवेर की स्टील मिल ने सोचा कि वो वहाँ पे स्टील मिल लगा रही है जो गैस पे चलेगी. गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हमारे पास रिसोर्सेज और रिजर्व भी नहीं है गैस के, सो वी वॉन्ट बी प्रोवाइडिंग गैस टू द प्लांट. इवेंचुअली वो प्लांट बंद करके चले गए, विच दे वर सेइंग कि विल हैव द कैपेसिटी ऑफ मोर देन पाकिस्तान स्टील मिल. मतलब पाकिस्तान स्टील मिल की जो कैपेसिटी थी, जिसको वो यूज्ड टू से द लार्जेस्ट मिल और इतनी पावर एंड एवरीथिंग, was 1.1 million tons per annum, if I am not wrong. क्या 1.1 million tons, whereas Taverki had 1.21 million. It could be million or billion, मुझे उसका थोड़ा सा डाउट है, बट उससे तकरीबन 10% ज्यादा कैपेसिटी थी. बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एवरीथिंग होने के बाद दे वेंट फ्रॉम पाकिस्तान के हम विदाउट गैस शायद हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही. इवन दो दे शुड हैव फोरसी दीज फैक्टर्स बिफोर, देयर माइट बी चैलेंजेस दोस थिंग, लेकिन ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इस तरह से आपको फर्क पड़ता है. अगर हम गूगल की बात करते हैं एग्जांपल, तो गूगल चाइना में, गूगल, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है उनको बड़ा पॉलिटिकली चैलेंज आता है, बिकॉज चाइना इज अ वेरी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट. वो वहां पे अलाउ नहीं करता दूसरों को आना, वो कहता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सही नहीं है. तो एक पूरा उसका बिजनेस ही इम्पैक्ट हो जाता है ड्यू टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चेंज होने से. सो वो वहां पे शायद उस तरह से नहीं चल पाता, उसकी निस्बत उसके लोकल जो उस इन्वायरमेंट में अच्छा चल पा रहे हैं, दे आर बेटर ऑफ. समटाइम आप कंफ्लिक्टिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है कि आपसे होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में आप जाके बिजनेस कर रहे हो, वो आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रही है जो कि जिस कंट्री में आपका पेरेंट कंपनी है, US फॉर एग्जांपल, आपको वो अलाउ नहीं करेंगे. सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप किस पे चलोगे. आप आइदर यू वांट टू फॉलो द होस्ट कंट्री प्रोटोकॉल और यू वांट टू फॉलो योर ओन कंट्री प्रोटोकॉल. तो समटाइम दिस आल्सो बिकम in contrast with each other. Investment decision by companies will be influenced by factors. कौन-कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन पर्टिकुलर कंट्री. तो पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है इसलिए बहुत डरता है कि वो कहता है इधर स्टेबिलिटी नहीं है. एक दिन पॉलिसी आती है, आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आते हैं, अगले दिन खत्म हो जाती है. आपने कहा कि हम एक्सपोर्टर को 6.5 सेंट में बिजली देंगे पर यूनिट, आपने उसके बाद वो उस चीज को चेंज कर दिया. आपने कहा मैं गैस इस प्राइस पे देंगे, आपने उसको चेंज कर दिया.
तो हमारे पास जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम आपकी बात पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद यू सडनली चेंज इट। The threat of government action to nationalize the industry and seize the ownership from private business, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो भी चुका है। कि जब हमने 1970s में हमने कहा कि हम तमाम बिजनेस को नेशनलाइज करते हैं और तमाम बिजनेस जो कॉम के होंगे, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस चलते हुए तबाह कर दिए, और उनमें से वो बहुत सारे बिजनेस वो हैं जो कंपनीज कभी दोबारा सस्टेन नहीं कर सकी। बट इमेजिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो ये देखता है कि वो आपके मुल्क में आपके बिजनेस लगाए, या आपका नेशनल जो आपके मुल्क में बिजनेस लगाता है और उसे पता चलता है कि यार आप इसे नेशनलाइज कर लोगे, he will think instead of investing in your country, you should have invested in some other country. So this is again a very big threat. The next point, war or uncivil unrest. तो अगर कोई ऐसी कंट्री जैसे पाकिस्तान का अपने नेबर इंडिया या डिफरेंट कंट्रीज के साथ रहता है थोड़ा प्रॉब्लम, या सिविल अनरेस्ट के विद इन कंट्री, आपका वजीरिस्तान या आपकी बॉम्बिंग या साइड बॉम्बिंग, इस तरह के फैक्टर होते हैं, तो ऐसे मुल्क में भी जाने के लिए इन्वेस्टर रेडी नहीं होता। या फिर होता क्या है, लेट मी टेल यू हाउ डज इट वर्क। जितनी अनसर्टेनिटी, जितने ऐसे सिविल अनरेस्ट, गवर्नमेंट एक्शन टू सीज नेशनलाइजेशन बढ़ते हैं, इन्वेस्टर अपना प्रीमियम बढ़ाता जाता है। इन्वेस्टर क्या कहता है, सिंपल बात, द हायर द रिस्क द हायर द प्रीमियम। वो कहता है डॉलर डिवैल्यू होने का खतरा है, मैं आज तो डाल रहा हूँ $1 जो कि 100 रुपए का है, अगर ये मुझे 100 रुपए भी कमा के दे देते हैं तो मेरे 200 रुपए हो जाएंगे, बट पता चले तो मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं, उस वक्त डॉलर एक 220 का हो चुका है, तो मुझे $1 भी वापस नहीं मिल रहा होगा, तो मेरा तो उल्टा लॉस हो जाएगा। तो आई नीड इवन वेरी हायर रिटर्न इन सच कंट्री कि मेरी करेंसी का रिस्क है, मेरे नेशनलाइज होने का रिस्क है, मुझे उस पर भी रिटर्न ज्यादा मिले, मेरे सिविल अनरेस्ट से रिस्क है उस पर भी रिटर्न ज्यादा मिले, मुझे टेररिस्ट का रिस्क है उससे भी रिटर्न ज्यादा मिले। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग अभी भी 100 के बाद आ रही है, उसकी रीजन ये है कि वी हैव दिस अनसर्टेन एरियाज जिन पे हमें काम करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, ताकि हम इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। द सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में वही बात आ गई जो हमने बात की थी कि यार एक्सचेंज रेट आ जाता है, इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट आ जाता है, टैक्सेस आ जाता है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के ट्रीटीज बिटवीन गवर्नमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज, क्या वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे होगे अगर आपके ऊपर डिफरेंट टैरिफ्स लगे हुए हों। जैसे पाकिस्तान से अगर आप सीमेंट साउथ अफ्रीका भेजते हैं तो साउथ अफ्रीका ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी पाकिस्तान पे। कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है कि दिस थॉट कि यार आप अपने मुल्क में महंगी बेच रहे हो, हमें सस्ती बेच रहे हो, टू डैमेज अवर मार्केट, आप अपनी कॉस्ट से भी कंपेयर में बेच रहे हो हमारी मार्केट को डैमेज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी इन्वेस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। अगर आप इस मुल्क से हमारे ऊपर सीमेंट आएगी तो उसके ऊपर इतने एडिशनल टैक्सेस लगेंगे ताकि वो हमारी मुल्क की उसको सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इफेक्ट ना कर सके। तो ये तमाम वो चीजें हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है इस वक्त हमारा 29%, इट यूज्ड टू बी 35% फ्यू इयर्स बैक। तो वो ये कहते हैं कि यार वो मुल्क जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है या बहुत कम है, हम वहां पे इन्वेस्ट करें, rather than हम ऐसे मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करें कि अगर हम 100 रुपए कमाएंगे और इतने सारे रिस्क के बावजूद भी 30-40 रुपए तो वही ले जाएगा। 29% भी अगर अभी है, उसके बाद WWF लगता है, वर्कर वेलफेयर फंड, WPPI वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड 5 और 2%, तो वो इफेक्चुअली 38-40% के करीब ही पहुंच जाता है। तो दैट्स द रिस्क। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से इफेक्ट करेगी? फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ स्टारबक्स, इसके एग्जांपल देता है, या हम लोकल एग्जांपल भी दे सकते हैं। जब 2008 वो 1970 से चल रही थी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जब 2008 में फाइनेंशियल क्रंच आया, आपकी इंडस्ट्रीज गिर गई, आपका बिजनेस बुरी तरीके से इफेक्ट हो गया, बैंक्स बैंकरप्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी सेल 2008 से 7 से 2008 में तकरीबन 28% गिर गई। कि अब लोग जो पहले कॉफी पीते थे, नाउ दे फील कि यार अब हमें सेविंग की जरूरत है, हम कॉफी पे भी इन्वेस्ट ना करें, एक ये लग्जरी है दिस इज। और उसके बाद हुआ क्या कि उन्हें अपने 6,700 एम्प्लॉइज को स्टोर से निकालना पड़ा, अपने 900 के करीब स्टोर्स बंद करने पड़े। सो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड स्पाइरल इफेक्ट। दो बिजनेस बंद हुए, उन्होंने दो को और इम्पैक्ट किया, उन्होंने दो को और इम्पैक्ट किया, और वो स्पाइरल इफेक्ट हुआ जो कि ओवरऑल तमाम बिजनेस को इफेक्ट किया। सो व्हेन, जैसे हम कहते हैं ना, दो चीजें गिरी अगर बेस से तो ऊपर की भी सब चीजें ऑटोमेटिकली गिरती हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जगह पे, उस इंडस्ट्री में हाउ इज दिस वर्किंग। फिर अगर हम इसके बाद आते हैं सोशल
एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हमने पॉलिटिकल की बात कर ली कि चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस पॉलिसीज, उस पर हमने बात की। इकोनॉमिकल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टैक्सेशन, हाउ डज दिस इफेक्ट अवर बिजनेस, हमें इस चीज को एनालाइज करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज एन एंटिटी सोशल एंड कल्चरल, कि किस तरह से सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट हमें इफेक्ट करेगा। सिंपल सिंपल बातें करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी कल्चर में हार्डीज के कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं अगर आप देखें जो कि थोड़े से एक्सप्लिसिट हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी कल्चर में वो शायद एक्सेप्टेबल ना हो, वो उनके कल्चर में एक्सेप्ट हो जाते हैं। इवन फ्यू पीपल इन देयर कल्चर से अगेंस्ट है। सऊदी अरब के लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो शायद आप थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, इवन दो दे आर आल्सो चेंजिंग देयर कल्चर। बट अगर आप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, इंडिया के लिए बना रहे हैं, दैट वुड बी डिफरेंट। इंडिया में फेयर, पाकिस्तान में आपने रिसेंटली सुना होगा कि बड़ा फेयर एंड लवली का नाम उन्होंने कर दिया ग्लो एंड लवली, और बगैर किसी वजह के इस पे उन्होंने कहा कि हम फेयर एंड लवली का नया नाम कर रहे हैं ग्लो एंड लवली। बट इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो इस पे इंडिया में काफी ज्यादा उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म हुआ था। When you say fair and lovely, you are actually saying those who are not fair are not good enough. You are actually telling that fair people are superior than non-fair people. तो इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो साउथ इंडियन who do not have fair complexion, and there is nothing bad with that. But when you portray it this way in your advertisement, fair and lovely are better, and you show a girl or a boy, mostly girl, कि आप दिखाते हैं कि उसके थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है और 7 दिन लगाया और वो फाइनली शी हैड white complexion, you are actually showing that the white person are superior than non-white person, and which is wrong. जिसके ऊपर काफी criticism हुआ, and finally they apologize and they change their name, not only there and other region as well. But that was social or cultural environment which made them to make that change. अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो उसमें बात होगी द वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीफ कस्टमर इंप्लाइज एंड जनरल इन पब्लिक। तो वही बात थी कि क्या जनरली लोगों का यकीन है। व्हाट आई वांट, जो मैं बार बार जिस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ट्राई टू राइट डाउन इट ऑन योर स्टडी टेक्स्ट जहाँ पे ये टॉपिक है उसके साथ, ताकि व्हेन यू रिवाइज यू विल रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, और उससे आपको बहुत इजीली आसान होगा रिकॉल करना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। Pattern of work and leisure, such as length of working weeks, popular views about what to do during leisure time. तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल सी एक्टिविटीज पसंद होने लेजर टाइम में, या उन्हें ऐसी चीजें होटलिंग पसंद है, तो आप अगेन उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉफी का आप इन्वायरमेंट ला सकते हो, आप ऐसी सी एक्टिविटीज लेके आ सकते हो, जो भी चीजें आप शिपिंग और वो इस तरफ जा सकते हो कि आप लग्जरी शिप्स हो जो कि आप लोगों को दे रहे हो। एथनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, किस किस्म के एथनिक स्ट्रक्चर है, उनकी डिफरेंट डिमांड है। इवन रिलीजियस, अगर आप देखते हैं, आप हज करने जाएं और अक्सर जो है लेके आते हैं तस्बीह, जा नमाज, टोपियां, तो आप देखेंगे कि उन पे अक्सर उन पे भी लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना। चाइना वो मुल्क है जो कि रिलीजन को वैसे इन जनरल मानता ही नहीं हो, तो रिलीजन के अगेंस्ट है कि यार आपका बिजनेस होना चाहिए, रिलीजन नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अब वो देखें, वो टोपियां, वो तस्बीह, वो चाहे नमाज, वो सब चीजें भी चाइना बना रहा है, बिकॉज दे सी द मार्केट ऑफ रिलीजन देयर। उन्हें लगा कि यार सऊदी अरब है, उधर जो आ रहे हैं उधर रिलीजियस मार्केट है, तो उस चीज को हम कैप्चर करें, उस इन्वायरमेंट को हम कैप्चर करें, मेक दोस प्रोडक्ट। The relative proportion of different age groups in society, तो हमेशा different age groups की भी different demand होगी। यंगर एज ग्रुप होगा, उन्हें गैजेट्स ज्यादा चाहिए होंगे, इस तरह की लग्जरी स्टाइल ज्यादा चाहिए होगा। जो कंपैरेटिवली मोर एज ओल्डर एज ग्रुप होगा, उनके लिए शायद ये इतने रेलिवेंट ना हो, बट उनके लिए मे बी द एलिगेंट कार, हाउसेस और इस किस्म की चीजें ज्यादा रेलिवेंट हो। सो यू आल्सो नीड टू सी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो जिस एज ग्रुप में, ताकि आप उसको अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट दे सकें। अगर हम बात करते हैं एजिंग पॉपुलेशन की, फॉर एग्जांपल, तो इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज द एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज राइजिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर रीचिंग रिटायरमेंट एज, द नंबर ऑफ पीपल इन वर्क इज डिक्लाइनिंग। तो उससे क्या फर्क हो रहा है? दो किस्म का फर्क हो रहा है कि लोगों की डिक्लाइन हो रहा है, लोगों के जो काम में मौजूद हो सकते हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कहते हैं हमारा यूथ, हमारा यंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम बात करें वेस्ट में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और लोग उनका मिलना मुश्किल होता जा रहा है। जब भी दे इम्पोर्ट पीपल फ्रॉम अवर कंट्रीज, साउथ एशियन रीजन,
दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक तो लोग बूढ़े हो रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर चाहिए, आपको हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए होगा बेहतर, तो आपको लोगों को हेल्थ केयर बेहतर प्रोवाइड भी करनी होगी, उन्हें हॉलीडेज भी देनी होगी, उन्हें एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए डिफरेंट मोटिवेशन देनी होगी। फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग समवेयर दैट यूके में बेकरीज को शेफ नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड राइटिंग आउटसाइड देयर बेकरीज के साइनिंग बोनस फॉर शेफ 1,000 पाउंड, मतलब 1,000 पाउंड को मतलब 2-3 लाख रुपए वो साइनिंग बोनस दे रहे हैं, 1,000 पाउंड 1,500 पाउंड कि आप सिर्फ हमारे साथ ज्वाइन करें और ज्वाइन करने पे हम आपको देंगे ताकि आप दूसरा छोड़ के हमारे पास आए। इस हद तक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी थिंग इसमें आपको ये दिखेगी कि अब दो किस्म के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जो कि जिनकी अच्छी पेंशन होगी, जो उन्हें लगता होगा हम ऑलरेडी उतना कमा चुके हैं जितना हमें जिंदगी में कमाना था, देयर इज नो नीड कि हम ज्यादा कमाने पे मेहनत करें और लेट्स टेक रिटायरमेंट एंड एंजॉय द लाइफ। दूसरे वो होंगे जिनको ये लगेगा नहीं है, जिनकी मजबूरी है, उन्हें काम करेंगे, स्टिल करना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए जब आप बात कर रहे हैं सोशल एंड कल्चरल, आपका डिफरेंट तरीका होगा टू मेक बोथ ऑफ देम हैप्पी एंड टू मेक बोथ ऑफ देम वर्क फॉर यू। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हेल्दी लिविंग, तो हेल्दी लिविंग भी बहुत सारे कल्चर में आती जा रही है कि हेल्दी लिविंग होनी चाहिए। तो ऐसे कल्चर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आप ग्रीन इन्वायरमेंट के ऊपर, आप ऐसी एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि आपको बेहतर फिट रखें, दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट। तो ये इन्वायरमेंट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया PES पेस, जिसका पहला पार्ट है विच इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी विच एट दिस पॉइंट इन टाइम आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अब बन चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिंग एवरीवन। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमने एक बात की थी इम्तियाज की कि इम्तियाज को इफेक्ट होगा। एक हमने एग्जांपल दी थी एप्पल की और नोकिया की। एप्पल ने इन्वेस्टमेंट की और उस तरह से आगे चली गई, लीडिंग एज के ऊपर चली गई, वेयर एज नोकिया ने R&D के ऊपर उतनी इन्वेस्ट नहीं की। दे थॉट, उन्होंने अपने हार्डवेयर पे की। रादर इफ आई टेल यू, एप्पल वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर, वी नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर, वेयर एज नोकिया वाज लाइक कि हमारा हार्डवेयर बेहतरीन होना चाहिए, व्हिच दे हैड। मुझे याद है जिस वक्त वो कैमराज होते थे M72, 73, इनकी जो रेंज थी, उसी तरह 90s की जो रेंज थी 91, 92 से 95, एट दैट पॉइंट इन टाइम दे यूज्ड टू हैव द बेस्ट कैमरास। बड़े जबरदस्त हार्डवेयर, मजबूत कहलाता था, आप गिर जाए नहीं टूटेगा। उस वक्त दूसरे मोबाइल गिरने पे बहुत जल्दी टूट जाते थे कंपैरेटिवली। बट उन्होंने शायद सॉफ्टवेयर में बड़ा वो उसको सिंपल सिम्बियोस होता था और उसको उन्होंने लिमिटेड रखा। आई एम नॉट श्योर आपने लोगों में से कितना वो यूज किया, वो जो एंड्रॉइड से पहले उनके पास सिम्बियोस था। उन्होंने उसको इतना लिमिटेड रखा कि उसके अंदर इंटरेक्टिविटी में लोगों ने डिड नॉट एंजॉय दैट, उस चीज को वो बेहतर नहीं ला सके। दे हैड टू ऑप्शंस। वन ऑप्शन वाज जो कि सबने किया, एंड्रॉइड के पास चले जाएं। जब एंड्रॉइड उनके पास आया तो उन्होंने मना करते, नहीं यार हमारा सिस्टम हम बेहतर है, वी विल स्टे विद इट। सेम वाज आल्सो डन बाय एप्पल। बट द सेकंड थिंग वाज कि एप्पल ने फिर बहुत हैवी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसको बेहतर बनाया इन अ वे कि देख लें कि यार ये एंड्रॉइड से बेहतर है। बट नोकिया डिडंट डू इट और उस वजह से वो मार्केट से ही आउट हो गया। ग्रोसरी स्टोर की मैंने बात की कि इम्तियाज बहुत अच्छा कर रहा है, शायद और आगे जाए, बट दे डोंट नो कि अगर आप वर्चुअल बाइंग कल्चर के ऊपर हम चले जाते हैं तो उस कल्चर के अंदर क्या कितना किस हद तक इम्तियाज रेलिवेंट रहेगा, ये ऐसे सच स्टोर हु आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम कहें कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो इस वक्त टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट नहीं करता होगा या नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शायद कोई ऐसा बिजनेस ना हो इस वक्त जो कि टेक्नोलॉजी से इफेक्ट नहीं होगा। और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अक्सर एग्जांपल दी जा रही होती है ब्लॉकबस्टर एंड नेटफ्लिक्स की, कि ब्लॉकबस्टर यूज्ड टू प्रोवाइड कैसेट्स और नेटफ्लिक्स उस वक्त नहीं था, वो ऑनलाइन पे उस तरह से नहीं आ सके। वेयर नेटफ्लिक्स जितनी अच्छी तरह से उसने मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो नाउ नेटफ्लिक्स इज नोवेयर। if you remember, Facebook से पहले एक और कट होता था, if anyone of you used that social media, that used to be the Facebook of that time, but उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया and officially what I remember few years back वो बंद हो गई ऑफिशियली वेबसाइट, जो कि that would be $1 billion कंपनी और बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी, जो कि जीरो पे आ गई क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया उस तरह से। सेम आई से फॉर लाइक याहू यूज्ड टू बी द इंटरनेट, इस वक्त वो नहीं है, तो मतलब उसकी वो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले वो वेरिजोन को बिक भी गई है। वेयर एज एप्पल, जिसका अल्फाबेट गूगल, जिसका मैंने दिखाया कि दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन R&D। मतलब गूगल ये सोच सकता है यार इस वक्त हम बेहतरीन कंपनी है, कोई भी बंदा रिसर्च करता है आता ही गूगल के ऊपर है, व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन R&D।
but they are still investing billions of dollars on R&D, research and development, to remain abreast, to remain the best, to remain relevant. इवन मतलब कई बार ना आपको इसलिए भी जरूरत नहीं होती टू रिमेन द बेस्ट, आपको रेलिवेंट भी रहने के लिए, अदरवाइज वन डे यू माइट आल्सो बिकम इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत हैवी खर्च किया इसके ऊपर, एज के ऊपर, और एक्सप्लोरर को डिफरेंट बेहतर किया, बट वो स्टिल दे आर अनेबल टू टेक द मार्केट बैक फ्रॉम क्रोम, बिकॉज क्रोम हैज ऑलमोस्ट टेकन इट फ्रॉम एवरीवेयर। सो दैट्स द टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जहाँ से आपको नाम से ही पता चलता है कि यार यहाँ पे आप बात कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये ऑयल एंड गैस के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर है वहां पे जब आप ऑयल निकालते हैं तो वो उस एरिया को, उस पिट को, उस जगह को खराब कर देता है, तो आपको उसको वापस से सही करना है। इधर अगर आपकी कुछ रेगुलेशन हो सकती है जो आपको इन्वायरमेंटल रेगुलेशन पूरी करनी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इवन पावर प्लांट स्पेशली दरख्त बहुत ज्यादा इर्द गिर्द लगाते हैं, बिकॉज जैसे कई जगह रेगुलेशन होता है, कई जगह बेस्ट प्रैक्टिस में कि आपको जितनी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहे हो उसका आपको जीरो इम्पैक्ट करना है। आपको जीरो इम्पैक्ट कैसे करना है कि आप जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे होगे उतने ही आप दरख्त लगा रहे होगे, और दरख्त लगा के आप क्या कर रहे होगे कि वो जो दरख्त हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन ले रहे होंगे। देन यू ऑल्सो परचेज कार्बन एमिशन क्रेडिट्स। तो वो क्या होता है कार्बन एमिशन क्रेडिट्स के, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, ऐसे जो अंडर डेवलप मुल्क हैं या इवन डेवलप मुल्कों में भी जो इंडस्ट्रीज जो धुआं ज्यादा देती हैं उनको मोटिवेशन देते हैं कि आप ऐसे प्लांट लगाएं, जैसे कि वेस्ट हीट रिकवरी, आई नो कि वो सीमेंट प्लांट का धुआं निकलता है, वो 400-500 यानी वो 1800 डिग्री पे पकने के बाद जो फाइनली धुआं निकल रहा होता है वो भी 200-300 डिग्री पे होता है। दे आप वो एक है कि आप ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दें, दूसरा ये कि उस धुएं से भी आप बिजली बनाएं। तो आप बिजली बनाने का दो फायदा होगा, एक तो वो धुआं डायरेक्टली नहीं जा रहा, वो क्लीन हो रहा है इन्वायरमेंट पहले इस प्रोसेस में, और दूसरा फायदा जो उससे बिजली बन रही है, तो उस बिजली में अगर आप नॉर्मल फर्नेस ऑयल से बनाते या गैस से बनाते, फॉसिल फ्यूल से बनाते, तो उसका धुआं होता, उसकी पॉल्यूशन होती, तो आप उस पॉल्यूशन को भी अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट होगा। आपको ये बेनिफिट होगा कि अब आप ऐसी कंपनीज होंगी जो कहेंगी कि हम कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं और हम ये कार्बन क्रेडिट के पैसे उन मुल्कों को देंगे या उन कंपनीज को देंगे जो कि ऐसे प्लांट लगा के धुआं कम मार्केट में देगी। एंड दिस इज व्हाट वाज डन बाय पीडब्ल्यूसी एज वेल, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स। उन्होंने 2004 में ये कहा कि यार अब जब हम अपने फ्यूचर में बिजनेस में जा रहे हैं तो हम जितना भी ट्रैवल करते हैं, जितना भी हम पेज की पॉल्यूशन कर रहे हैं, बिजली कर रहे हैं, हम उसके इक्वली हम उसको जीरो कार्बन इमिशन पे लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, पेज की यूज करेंगे, बट हम उसको एक तो मिनिमाइज करेंगे, और दूसरी चीज हम उतने ही या तो पौधे लगाएंगे या और जैसे सेट के हम कार्बन एमिशन खरीदेंगे, ताकि हम अपने उसको कार्बन एमिशन खरीद के दूसरी कंपनीज का हम पैसे देंगे कि वो धुआं कम लाएं। जितना वो धुआं कम लाएंगे उससे जो हम धुआं क्रिएट कर रहे हैं वो जीरो पे उसका नेट इम्पैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। द सेकंड थिंग वाज शेल पेट्रोलियम की जो है नाइगर डेल्टा जो जगह है वहां पे उनकी ऑयल स्प्लिट हुआ, जो कि 4000 बैरल तकरीबन वो समंदर के अंदर ऑयल गिर गया। जब समंदर में ऑयल गिरता है तो उसका सालों तक इम्पैक्ट रहता है, इकोलॉजिकल लाइफ पे काफी इम्पैक्ट होता है। आपको याद होगा कि सीव्यू पे भी एक टाइम पे शिप जो है अराउंड अ डिकेड बैक लीक हो गई थी, जिससे सीव्यू पे वो उसका ऑयल गिर गया और उसके बाद काफी अरसे तक स्मेल भी और समंदर के अंदर वो आता रहा। तो वो लीगली बाउंड होता है, जो भी कंपनी होगी वो उसे क्लीन करवाएगी, उसके ऊपर काफी हैवी कॉस्ट लगती है और सालों तक इम्पैक्ट रहता है। वो आप उसकी एज अ कॉस्ट पे फॉर्म ऑफ कंपनसेशन भी पे करते हो। सो यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी पूरी बैलेंस शीट को हिला सकती है, क्योंकि वो काफी हैवी कॉस्ट है। वंस यू पे दैट तो आपकी पूरी बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट आएगा, आपके ऊपर इतना से पेनल्टी होगी। तो उस चीज का इकोलॉजिकल इफेक्ट आपको, यानी जो ऑयल गाया हुआ है 4000 बैरल, वो उसकी वैल्यू तो कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, बट जो लॉस उसकी वजह से हो रहा है कि जो आपका इन्वायरमेंट में समंदर में गया है उसको क्लीन करने का, दैट इज मच मोर। सो दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी मच ऑन योर टोज टू मेक श्योर कि आप कोई ऐसा लॉस ना कर रहे हो जो इस चीज को ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो। विद दैट कम्स द लीगल। अच्छा, इकोलॉजिकल में एक और भी है कि इकोलॉजिकल की वजह से आपको बिजनेस ऑल टुगेदर बंद भी हो सकता है, सील भी हो सकता है। आप पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन में इन्वायरमेंटल लॉस के अगेंस्ट है, आपको बिजनेस बंद हो सकता है। वॉक्सवैगन की मैं एग्जांपल देता हूँ, जो उसकी कार्बन एमिशन यूएस में ज्यादा थी, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने जस्ट टेस्टिंग की और उससे जब ज्यादा रिजल्ट आए तो उसने कहा यार मेरी टेस्टिंग किट गलत होगी, ये कैसे हो सकता है कि वॉक्सवैगन ऐसी गलती कर रहा है। उसने दोबारा की, जब उसने दोबारा भी की
तो उसने दोबारा रिजल्ट आया जब उसने दूसरे लेटर लिखा वॉक्सवैगन को, उनका भी प्रॉपर जवाब नहीं आया, और उसके बाद फाइनली रिसर्च करके पता चला वाकई वॉक्सवैगन की कार्बन एमिशन ज्यादा थी, और उसके बाद उसके ऊपर हैवी फाइन हुआ, पेनल्टीज हुई, ऑल दोस थिंग्स. सो दिस देयरफॉर दीस इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस कैन रियली इम्पैक्ट द बिजनेस. एंड देन कम द लीगल डिस्प्यूट, लीगल एनवायरनमेंट. तो लीगल एनवायरनमेंट क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि पेस्ट के केस में वो लीगल और पॉलिटिकल को मर्ज भी कर देता है, कि वो टैक्स सिस्टम, वो लीगल चीजें जो कि आपके बिजनेस को रोक सकती हैं. रिसेंटली आप सबने फेसबुक पे देखा होगा, डिफरेंट सोशल मीडिया पे, कि पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करना शुरू हुई थी कंपैरेटिवली, और वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाके छापे मार रहे थे और देख रहे थे कि अगर फूड क्लीन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही, तो इस बिजनेस को हम बंद कर दें. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपनी क्वालिटी बेहतर करना शुरू की, लोगों ने उस चीज को इम्प्रूव किया. तो डेट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ऐसे लीगल इन्वायरमेंट पे आपको बिजनेस सील हो सकता है, यू नीड टू इम्प्रूव दैट हाइजीन एज वेल. कुछ मुल्कों में, इवन मिडिल ईस्ट साइड पे ये लॉ होता है, या वेस्टर्न साइड पे, कि आपका जो किचन है दैट शुड बी विजिबल टू योर कस्टमर, ताकि वो देखे, दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू ईट. तो आइदर वो विंडो हो, ग्लास लगा हुआ हो, जिस ग्लास से वो आर पार देख सकते हैं, या अगर ग्लास नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो उधर किचन में कैमरा लगा हुआ, और वो कैमरा एलसीडी में दिखा रहा हो कस्टमर्स को, सो दैट दे कैन सी कि किस तरह से खाना बन रहा है, क्या साफ है या नहीं है. क्योंकि हम कहते हैं ना, यूजुअली आपको यार बाहर तो एम्बियंस बहुत अच्छी है, आप अगर किचन की हालत देख लो तो खाने का दिल नहीं चाहेगा. सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लीगल एनवायरनमेंट में ये सब सारे इम्पैक्ट आएगा. टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से हो सकता है किसी मुल्क का फेवरेबल, हो सकता है कोई मुल्क आपका एलियन ना बन जाए, लाइक कोई भी पाकिस्तानी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हुए, या कोई भी इंडियन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए बहुत ज्यादा सोचेगी, क्योंकि उन्हें डर ये होगा कि यार हम अगर इधर इन्वेस्ट करते हैं और इस मुल्क में लड़ाई हो जाती है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही फंस सकती है पूरी, तो मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी वापस ना ला सकूं, तो मेरा रिलेशनशिप विद दैट कंट्री कैसा है. सो ऑल दीज फैक्टर आर गोइंग टू इफेक्ट मी. यहाँ पे एक बात आती है जो कि एक बड़ी जरूरी और खास बात है, वो ये है कि यार पेस्टल तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं ये कैसे डिटरमिन कर लूंगा कि कहीं भी मॉडल एक जेनेरिक बात तो कर रहा है मुझे, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल, बट मुझे ये स्पेसिफिकली नहीं बता रहा किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज को मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है. एंड यस दैट्स ट्रू कि ये इसकी लिमिटेशन में आता है, कि इट इज easier टू यूज. पेस्ट एनालिसिस बहुत आसान है, आप सब सोच सकते हैं कि सारे जो हमने बातें इसकी अभी पढ़ी हैं वो किस तरह से यूज होंगी, बट अगर आपको ये देखना हो कि कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा, आपको कोई ऑब्जेक्टिव आंसर शायद नहीं मिलेगा उस तरह से. जिसके बारे में ये कहता है, इट इज अ मैटर आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस. ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. It is used for qualitative analysis but not to have quantification. Being accountant हमें हर चीज में ये दिन चाहते हैं पता चले, फॉर एग्जांपल कि इधर लीगल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इधर टेक्नोलॉजिकली इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, एडवांसमेंट या रिस्क है, या इधर इकोलॉजिकल इसका कितनी इंपॉर्टेंस है. तो ये आपको मॉड्यूल क्वालिटेटिवली तो बता रहा है, बट क्वांटिटेटिवली आपको नहीं बता रहा. इसकी अगर हम कोई एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो some examples, pestle analysis is not essential to identify significant influence in each of the 6 categories. तो वो आपसे कहता है कि यार जरूरी नहीं है आपको कोई भी सिचुएशन दो, और अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आता है कि आप आइडेंटिफाई करें, पेस्टल एनालिसिस करें, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में, हर बिजनेस के लिए ये आप करें. कुछ केसेस में हो सकता है आप सबके लिए रेलिवेंट हो, कुछ केसेस में पेस्टल में से सिर्फ पॉलिटिकल रेलिवेंट हो, इकोनॉमिकल, या कोई 4 एरियाज रेलिवेंट हो, 2 एरियाज रेलिवेंट ना हो. हम एग्जाम्पल देखते हैं यूके रेल की जो इसने दी है. उसमें ये कहता है, इन द यूके रेल ट्रांसपोर्ट इज ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रेल ट्रांसपोर्ट कंपनीज विद रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ पैसेंजर ट्रैफिक एंड आल्सो गुड्स ट्रैफिक. Rail transport companies are awarded a license to operate train services on particular part of the rail network for a specified number of years. आप लाइसेंस दे देते हो डिफरेंट कंपनीज को, जो कि ट्रांसपोर्ट भी हैं और गुड्स भी हैं, और वो कुछ सालों के लिए दे देते हो, और वो फिर नेटवर्क के ऊपर अपनी ट्रेन चलाती हैं. जैसे पाकिस्तान में मेजरली पाकिस्तान रेलवे ही है, इन्होंने भी 1 या 2 ट्रेन प्राइवेटाइज की भी, बट उधर मेजरली प्राइवेटाइज है. वो कहते हैं सोशल और कल्चरल क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप इसको पेस्टल के लिहाज से देखते हो. मोर इंडिविजुअल आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम.
कोविड आने के बाद अब एक बहुत बड़ी तादाद वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जो ऑफिस नहीं जा रही होगी, तो उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं करेगी, बट स्टिल द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ड्रिल वो फिर भी बढ़ रहे हैं। तो यानी ठीक है, हम जितनी तेजी से देख रहे थे कि बढ़ेंगे, उतनी तेजी से अब शायद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद अब वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है। तो इफ आई वाज प्लानिंग एक्सपेंशन, आई नीड टू सी रैशनली एज वेल। जब मैं बात कर रहा हूँ सोशल एंड कल्चरल के अंडर, मैनी इंडिविजुअल प्रीफर टू यूज देयर कार रादर देन गो बाय ट्रेन। तो दिस इज मोर ट्रू फॉर पाकिस्तान। ऑनेस्टली मैं बताऊं, यूके में फिर भी लोग पीपल प्रीफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, बट अगर पाकिस्तान में हम बात करते हैं बसेस की, तो बसेस की निस्बत लोग अपनी कार से बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। And here I would like to share one example. Like once my friend was saying, telling me कि जब वो यूके में ऑडिट कर रहा था, डिलॉयट की तरफ से गया हुआ था, तो कहता मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, उसका रात को 8 बजे मैं नीचे उतरा हूँ और मैं टैक्सी का वेट कर रहा था। तो उस कंपनी का सीएफओ आया और उतर के, जो कि एक अच्छी बड़ी कंपनी और सीएफओ वुड बी ऑन अ गुड पे, तो मेरे साथ खड़े हो गया और मुझसे बात करने लग गया। सो कहता आई थॉट कि मे बी ही इज आल्सो वेटिंग फॉर हिज टैक्सी, या इसका ड्राइवर इसकी गाड़ी ला रहा होगा सम रीजन। तो हम थोड़ी देर बात करते रहे, मीनवाइल आई वाज वेटिंग फॉर माय टैक्सी। थोड़ी देर में उसने अपनी घड़ी को देखा और उसने बोला आई विल हैव टू लीव नाउ, अदरवाइज आई विल मिस माय ट्रेन और बस, व्हाटएवर इट वाज। एंड ही सेड दैट स्टेटमेंट वाज शॉकिंग फॉर मी, कि मतलब वो सीएफओ है इतनी बड़ी कंपनी का, स्टिल ही इज ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेयर एज मैं एक बीइंग ऑडिटर हूं, जो कि शायद अभी अभी आर्टिकल्स खत्म हुई है या नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं, और मैं अपनी टैक्सी करा रहा हूं और उससे ट्रैवल कर रहा हूं। तो हमारा कल्चर में शायद वो अभी उतना नहीं आया, एम्बेड नहीं हुआ, ओवर द टाइम हो जाए। तो हाउ डू आई सी दिस के हम आमतौर पर कहते हैं ना, पाकिस्तान में अब हर बंदे के पास गाड़ी है और ये एक तरक्की याफ्ता होने की निशानी है। आई सी इट दिस वे कि तरक्की याफ्ता मुल्क वो हैं जहां हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने को तैयार हो, रादर देन वो यहाँ पे आप बोलो हर बंदे के पास गाड़ी है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं यूके ट्रैवल में, अगर मैं लीगल की बात देखता हूँ, तो आपके ट्रेन क्रैशेस पाकिस्तान में आपको अक्सर होते दिखाई देते हैं, यूके में भी हो जाते हैं। तो अगर कोई आपका ट्रेन क्रैश हो, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज कि वो कंपनी ही बंद ना हो जाएगा। अभी तो पाकिस्तान रेलवे एक सिंगल कंपनी है, उस तरह से बंद नहीं कर रहे होते, बट अगर वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं, या किसी एयरलाइन को खुदा न खास्ता बार बार क्रैश हो, बोझा एयरलाइन आई थी रिसेंटली, आती उसका एयरलाइन क्रैश हो गया, वो एयरलाइन ही बंद हो गई। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। Economic investment decision will be extended by expectation of growth in the UK economy and interest cost. तो अगर आप ये देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, अगर आप ग्रोथ कितनी देख रहे हो उसके लिहाज से आप शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर नहीं देख रहे तो कम। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी मेजर कंपोनेंट। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हो, तो इस एक्सपेंशन में एक मेजर आपकी कॉस्ट होती है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट की, कि आप लोन ले रहे हो, तो अगर वो बढ़ जाए तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। An important factor for the rail transport industry is relative cost of transport compared with other form of transport. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देख रहे हो कि यार एयरलाइन बहुत सस्ती तो नहीं हो गई, जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ था, फिर रिमेंबर इन कोविड के, आपको एयरलाइन 6,000 रुपए के टिकट हुए थे, 5,500-6,000 रुपए के टिकट, अब वो आपको ट्रेन से भी सस्ता पड़ रहा था अगर आप कराची से लाहौर या इस्लामाबाद और वाइस वर्सा ट्रेवल कर रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि यार ऐसा सिचुएशन ना हो जाए जहाँ पे आपकी दूसरी ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट, कार ट्रांसपोर्ट, अब बहुत से लोग अच्छे रोड बन गए हैं, तो अब कराची से बाय रोड ट्रेवल करने लग गए, तो एक वो इम्पैक्ट हुआ है, तो वो हमारे बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट कर दे। पॉलिटिकल क्या इफेक्ट हो सकता है कि वहां पे एक सब्सिडी देती है गवर्नमेंट फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, वो बंद ना हो जाए, लाइसेंस किसी वजह से रिन्यू होने से ना रुक जाए, सो दैट कैन इफेक्ट द रेल कंपनी पॉलिटिकली। टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, तो कोई अब इस वक्त फास्ट ट्रेन के ऊपर बात हो रही है, 400 किलोमीटर, 500, इवन 600 किलोमीटर से स्पीड के ऊपर बात हो रही है कि हम इतनी स्पीड के ऊपर ट्रेन चलाएं। तो अगर आप अभी तक स्लो ट्रेन चलाते रहते हैं, आप 100 पे, पाकिस्तान मुश्किल से 70-80 किलोमीटर की स्पीड मुश्किल से हम मीट कर रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट्स का डर होता है, वहां पे बुलेट ट्रेन एंड ऑल दीज बातें हो रही हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी के। यहाँ से अगर आप सोचो 400 या 500 किलोमीटर की स्पीड पे हम जा रहे हैं, 600 पे भी कई जगह है, तो आप यहाँ से लाहौर 2 घंटे में आप पहुंच जाओ या 3 घंटे में पहुंच जाओ मैक्सिमम। तो आप ये सोचेंगे, आप एयरलाइन को छोड़ के बहुत लोग बहुत से ट्रेन से ट्रेवल करने लगते हैं, वी हैव सच बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेन। तो बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप आउटवे हो जाओगे, आपकी वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसी वजह से यूरोप में अगर आप देखते हो, इवन चाइना में भी बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे वो ट्रेन ट्रेवल प्रीफर करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं है टाइम में, अगर छोटा डिस्टेंस है, स्पेशली बिटवीन ट्रेन एंड एयर। इकोलॉजिकल में ट्रेन के पास एक एडवांटेज है, पहले हमारे पास कोल्ड ट्रेन हुआ करती थी तो उसमें पॉल्यूशन हुआ करती थी, बट रिसेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम
आप जो हैं उसमें आपको ये एडिड एडवांटेज हो गया कि आपकी ट्रेन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम धुआं दे रही है, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसेंजर होते हैं। अगर थिंक ऑफ अ ट्रेन एंड देयर आर अराउंड 1000 पैसेंजर इन वन ट्रेन, तो अगर 1000 पैसेंजर मुझे कार में लेके जाना हो तो शायद मैं 600-700 गाड़ियां लेके जा रहा हूँ एवरेज, किसी में 2 बंदे किसी में एक, या 400-500 गाड़ियां अगर टैक्सी में सोचते हैं हम। तो एक तो टैक्सी ड्राइवर होगा, बल्कि मैक्सिमम 3-4 बंदे उसमें और होंगे, किसी में 2-1 भी होंगे। अगर मैं बस का सोचता हूँ तो एटलीस्ट मुझे 10-12 बसेस भी, बल्कि शायद 20 के करीब बसेस चाहिए होंगी। तो ट्रेन इज कंसिडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि वो इतने सारे इंजन की जगह एक सिंगल इंजन चल रहा होगा जो कि कंपैरेटिवली फ्यूल भी कम खा रहा होगा और पॉल्यूशन भी कम कर रहा होगा। तो ट्रेन के हमने इस तरह देखा कि पेस्टल के अंदर किस तरह से उसका ट्रेन इफेक्ट होती है, क्या उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं और क्या उसकी वो चीजें हैं विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर दैट बिजनेस। रिकॉर्डेड म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे, इस तरह मैं सोचूं, अगर आपको याद हो 10 साल पहले सीडीज बैंक, सीडीज मूवीज और कैसेट्स बहुत ज्यादा कॉमन होता था, गली गली में इसकी शॉप होती थी और एक पूरी बिजनेस था। बट अब दैट इज नो वेयर, खत्म हो गया वो बिल्कुल ही, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट। अब आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड अब वो देख रहे हैं, कोई इवन इन माय लैपटॉप और इन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप आई डोंट सी एनी मोर। सीडी रोम आने ही खत्म हो गया, यानी पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, फ्लॉपी डिस्क खत्म हुई, अब सीडी रोम। मोस्टली आप जो भी नया लैपटॉप देखोगे उसमें सीडी रोम है ही नहीं, बिकॉज वो इसकी नीड ही खत्म हो गई है। आई रिमेम्बर जब एप्पल लॉन्च हो रहा था लैपटॉप उनका, उनके एप्पल 2 के बाद जो पहला एप्पल आ रहा था, डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे ही उसके ऊपर, स्टीव जॉब्स के ऊपर, तो जॉब्स, तो वो देखता है एक बंदे ने अपनी ऊपर पॉकेट में फ्लॉपी डिस्क रखी हुई होती है, और उस दिन लॉन्च होता है तो वो सडनली कहता है कि मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए इसी साइज की, ऐसी जिसमें फ्लॉपी डिस्क ऊपर हो। एंड अब मुझे तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसे कहती है कि इस वक्त तो कोई स्टोरी ओपन नहीं होगा लंदन में, सॉरी यूएस में जिस टाइम पे था, इस वक्त तो मार्केट्स बंद होंगी। तो से आई डोंट नो, टेक इट फ्रॉम एनी व्यूअर, एनी एम्प्लॉय, एनीवन, एंड से दैट आई विल गिव फ्री कंप्यूटर अगेंस्ट दिस शर्ट। मुझे शर्ट मिल जाएगी, इसके अगेंस्ट मैं फ्यूल में कंप्यूटर देने को तैयार हूँ, बट आई नीड व्हाइट शर्ट, मुझे व्हाइट शर्ट ही पहननी है, क्योंकि वो इसका व्हाइट उसका था कि प्रोडक्ट मेरी व्हाइट है, सो हाउ कैन आई वेयर एनी अदर शर्ट, वो उसकी द वे ऑफ थिंकिंग। और मुझे फ्लॉपी डिस्क रखनी ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि दिस इज सो स्मॉल, इतनी वैसे हम फ्लॉपी डिस्क लाएं जो अपनी फ्रंट पॉकेट में रख सकते हैं। उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी बट उसकी व्हाइट शर्ट की पॉकेट छोटी थी कंपैरेटिवली। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क कितनी जरूरी थी, और अब आके वो सीडी रोम भी रेलिवेंट हो गया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं रिकॉर्डेड म्यूजिक की, तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब शायद ऑनलाइन आना शुरू हो गई, कैसेट्स और सीडीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। लीगल के ऊपर कॉपीराइट आप अपने एक्सेस को इंश्योर कर सकें, जैसे मूवीज के ऊपर होता है फॉरेन पायरेटेड आ जाती हैं, हम लोग भी पायरेटेड यूज कर लेते हैं। सो दैट इज कि उसका लॉस है जो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो हाउ दे आर गोइंग टू इफेक्ट दैट इकोनॉमी, के आप उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल पे कर सकें कि वो लो कॉस्ट लोग अफोर्ड कर सकें उसे। सोशल एंड कल्चरल कोई ऐसी चीज ना हो म्यूजिक में जो कि, या मूवी में, जो इस कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, लोग उसके अगेंस्ट बाइकआउट ना स्टार्ट कर दें। ऐसे इंडिया में अक्सर हो रहा होता है मूवीज का, वो शुरू कह देते हैं कि बाइकआउट अगेंस्ट दिस, या पाकिस्तान में भी कुछ मूवीज बाइकआउट हो जाती हैं। सो दैट नीड्स टू बी इंश्योर। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम इस चीज को देखें, पॉलिटिकल में अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि बैंक लोन्स भी आप दें, बैंक्स को बाउंड किया जा रहा है। 2021 के लिए उसका टारगेट था कि टोटल डोमेस्टिक लोन का 5% जो है दे हैव टू इन्वेस्ट इन हाउसिंग सेक्टर। नाउ 2022 में उन्होंने 7% कर दिया, 2% से और बढ़ा दिया कि हाउसिंग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपने उससे सोचा कि इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो इस वक्त में शायद दिस इज द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, तो जस्ट राइट इन टेक्स्ट। आई नीड टू पुट माई लैपटॉप टू चार्जर, तो आई विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ मिनट्स ब्रेक। 2 से 3 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, और अगर कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ तक पेस्टल का खत्म कर चुके हैं, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग पोर्टर डायमंड्स। सो वी विल गेट बैक इन लाइक कपल ऑफ मिनट्स। थैंक यू।
Thank you. So coming back to the next topic of our this chapter, that is the last topic for this chapter, and that is पोर्टर डायमंड्स मॉडल. ये क्या बात करता है? ये पोर्टर साहब ने क्या कहा है? उनका ये कहना है कि कुछ मुल्कों को या कुछ कंट्रीज को, कुछ बिजनेसेस को ज्यादा एडवांटेज होता है एक रीजन में ओवर डिफरेंट और सेकंड रीजन. फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल देते हैं कि यूएस या जापान को टेक्नोलॉजी आईटी की हम जब बात करते हैं उधर ज्यादा एडवांटेज है. फॉर दैट मैटर अगर हम देखते हैं सिलिकॉन वैली जो कि स्टार्टअप्स की वो कहलाती है कि जहाँ से स्टार्टअप्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं, जो कि बेस्ट इको इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करता है. तो कंपैरेटिवली फॉर अ कंपनी टू ग्रो और सस्टेन देयर इज इजियर फॉर इन कंपैरिजन टू कंट्री व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू बी कपल ऑफ इयर्स बैक. तो पाकिस्तान में अब तो फिर भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है, रिसेंटली काफी ज्यादा स्टार्टअप्स का शुरू हुआ है. बट अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो बिल्कुल ही वो इन्वायरमेंट नहीं था. वो इन्वेस्टर पूछता था कि मुझे लीगली क्या सपोर्ट मौजूद है, क्या इधर चीजें मौजूद हैं जो कि हमारे पास वो एक चीज इन्वेस्टर के लिए सस्टेनेबल या बेटर ऑप्शन नहीं थे. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल की, तो शायद यूएस और स्विट्जरलैंड को ज्यादा एडवांटेज है. अगर आप अक्सर देखेंगे दवाइयों की जो पेरेंट कंपनीज होंगी दे बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड और यूके. बट अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं तो मे बी यूके हैव द एडवांटेज, जिसकी वजह से अगर आप देखें इवन डॉलर के लिए भी अभी तक लाइबोर रेट यूज हो रहा है. वो बात हो रही है कि आगे चलता है नहीं चलता, दैट्स अनदर टॉपिक. बट अभी तक यूज होना लाइबोर इज लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट. तो इवन अगर आप पाकिस्तान में भी डॉलर रेट ले रहे हो तो लाइबोर यूज हो रहा है फॉर दैट मैटर. तो उनको यूके को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और उस तरफ ज्यादा बेहतर एडवांटेज है. उसमें वो बात करता है क्लस्टर कैन बी कि यार एक ग्रुप ऑफ रीजन उसमें कोई एक ज्यादा बेनिफिट हो. वो हो सकता है कि आप ये बोले साउथ एशियन रीजन में फॉर एग्जांपल लेबर को ज्यादा एडवांटेज है, यहाँ पे लेबर सस्ता मिल जाता है, यहाँ पे इकोलॉजिकल रेगुलेशंस आर कंपैरेटिवली मच लेस देन व्हाट इट इज इन यूएस. तो अगर एक कंपनी सिमिलर कंपनी जैसे हमने अभी थर के पावर प्लांट लगाए हैं, अगर आपको वेस्ट में या यूरोप में लगाना हो तो शायद परमिशन ना मिले या आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान. बट अगर आप वाइस वर्सा जाते हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, I was once listening to an executive of Apple. What he says, people usually think we invest in China because labor is cheap there. He said that is no more true. The reason to invest in China is due to their skilled resource. अगर हमें कोई स्पेसिफिक उसमें टर्म यूज की कि मुझे वो ये इस किस्म के इंजीनियर्स चाहिए, अगर यूएस में मैं ढूंढता हूँ so there would be hardly the number of such engineers who can fit in this room. तो आराम से वो इस रूम के अंदर पूरे आ जाएं. But if I go to China, I can easily find thousands of such engineers. तो वहाँ पे उन्होंने स्किल लेबर भी साथ प्रोवाइड करना, डेट इज वेरी समथिंग बिग. तो पाकिस्तान का बताता हूँ, केस के अभी पावर प्लांट से अब लग रहे हैं तो उनमें देखेंगे बहुत सारी चीजें वो हैं जो कि सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की चाइनीज आके कर रहे होते हैं, जो कि लेबर वाला काम है. बट वो कॉल्ड स्किल लेबर और चाइनीज, एंड जैसे कि वो वर्कफोर्स अभी पाकिस्तान में उस तरह से ट्रेन हुई नहीं है कि वो रोल ले सके. और रिसेंटली जब कोरोना आया, कोविड के बाद ट्रैवल मुश्किल हुआ, फिर एक ब्लास्ट हो गया लास्ट ईयर जुलाई में अनफॉर्चुनेट जो चाइनीज बस के साथ. पाकिस्तान इज रिसेंटली गिवन एनसीओसी में कल ही पढ़ रहा था कि इट इज गिविंग $11.6 million एज अ जेस्चर पेमेंट फॉर गुड रिलेशन टू हैव द गुड रिलेशनशिप विद चाइना. उन लोगों को जिनकी उसमें डेथ हुई इस इंसिडेंट में या इंजर्ड हुए, दैट्स अराउंड 2 billion rupees इन पाकिस्तानी रुपीज, हेफ्टी सम ऑफ मनी. इवन अगर चाइना के अंदर भी डेथ होती है तो इतनी अमाउंट उनकी गवर्नमेंट नहीं पे करती अपने एम्प्लॉइज को या अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान दे रहा है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि हर रीजन के हिसाब से आपको स्किल्ड लेबर भी देखने के वहाँ पे मौजूद है या नहीं है. जब पाकिस्तान में वो लेबर नहीं आ रहे थे तो पाकिस्तान ने ट्राई किया कि वो लेबर्स अपने उसमें ढूंढें. उन्हें किसी हद तक मिले बट बड़ी मुश्किलों से मिले. कुछ आपको हुआ कि ठीक है किसी हद तक हम यहाँ के लेबर को यूज कर सकते हैं स्किल्ड लेबर को साथ में, और कुछ हमें वहीं से ही मंगवाने पड़े. सो वी हैड दैट चैलेंज एज वेल. तो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं रीजन फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ट्रांजिशनल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेट्स a country inherits a comparative advantage over other countries in particular industries because of natural resources that it enjoys. तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, सऊदी अरब को कंपैरेटिव एडवांटेज है, यूएई को कंपैरेटिव एडवांटेज है, गैस है कतर को कंपैरेटिव एडवांटेज है कि दे हैव अ लार्ज रिसोर्सेज ऑफ दोस थिंग. Natural resources include not only land and mineral deposit but also labor force and size of the population. And that is where I was coming कि अगर आपके पास मिनरल रिसोर्सेज तो एक चीज है, बट चाइना के पास जो साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एट द सेम टाइम जो स्किल्ड लेबर है दैट इज अनपैरेलल्ड.
पाकिस्तान के पास भी साइज ऑफ पॉपुलेशन इज गुड, इंडिया के पास भी गुड, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन आईटी अलॉट। वो इस वक्त अगर आप दुनिया की बड़ी कंपनीज देखते हैं तो अक्सर इंडियन सीईओज हैं, पाकिस्तानी कंपैरेटिवली इस वक्त इतने नहीं है, बिकॉज दे हैव मेड द रिसोर्सेज इन आईटी एज वेल, दे हैव एडवांस मच अर्लियर देन अस, सो वहां पे उनके पास एडवांटेज है। लेकिन उसने कहा, माइकल पोर्टर साहब क्या कहते हैं, चैलेंज द ट्रेडिशनल थ्योरी। उन्होंने कहा ट्रेडिशनल थ्योरी को उन्होंने चैलेंज करते कहा कंपैरेटिव नेशनल एडवांटेज इन हिज बुक, एंड उन्होंने क्या कहा, ही पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज नोन एज पोर्टर्स डायमंड। तो उन्होंने एक अपनी थ्योरी रखी कि उन्होंने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल थ्योरी थी जिसमें हमने कहा कि यार किसी के पास नेशनल रिसोर्सेस में क्या चीजें आई, आपके मिनरल भी आए, आपके ह्यूमन रिसोर्स भी आए, उसकी निस्बत इन्होंने कहा कि यार कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, कंपिटिटिव एडवांटेज होता है किसी भी नेशन के पास। तो पोर्टर साहब ने क्या कहा, ही आर्ग्यूड दैट नेशनल डोमेस्टिक मार्केट plays an important role in creating competitive advantage for companies on a global scale। कि आपकी जो अपनी मार्केट है फ्रॉम मिनरल्स और रिसोर्सेज के अलावा जो आपकी अपनी मार्केट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबल स्केल में। जैसे कि हमने सिलिकॉन वैली की जब बात की तो सिलिकॉन वैली की कामयाब होने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वहाँ के लोगों को जरूरत थी कि टेक्नोलॉजी चाहिए। जो अगर आपके दोस्त वहाँ पे रहते हो, अब उनसे बात करें तो यूजुअली से कि यार हम मोबाइल वॉलेट रखने ही हमने खत्म हो गया था, इवन कार्ड भी यूज नहीं कर सकते थे, यू जस्ट नीड टू हैव योर सेल फोन। तो आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, यू मेक ऑल द पेमेंट फ्रॉम द बारकोड स्कैनर ऑफ योर सेल फोन। तो आप इस हद तक एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर चीज उस तरह से चल रही है, सो यू डोंट नीड टू इवन कैरी योर सेल्फ वॉलेट विथ यू फॉर दैट मैटर। तो उस चीज को उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, कंपनीज operating in a strong domestic market can develop competitive strength. They can build on strength of their home base to extend their business into other countries where other competitive advantage will also apply and help toward their success। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कंट्रीज अपनी होम बेस में मजबूत होंगी वो फिर जाके दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्ट कर सकती है और वहां पे भी वो मजबूत ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जैसे मैं लकी सीमेंट का एग्जांपल देता हूँ, लकी सीमेंट is very strong in Pakistan with respect to cement, one of the biggest producer of cement, क्योंकि उनकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि उनकी यहाँ पे एक फाउंडेशन बन चुकी है, दे आर हैव बिकम द एक्सपर्ट। उन्होंने जाके इराक में भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने जाके कॉन्गो में भी इन्वेस्ट किया, किसी हद तक मोजाम्बिक में भी इन्वेस्टमेंट है। सो वो उनके लिए एक बेनिफिट हुआ एज अ ग्रुप की, जब हम बात कर रहे हैं कि वो दूसरी जगहों पे जाके जा सके हैं। अगर मैं बात करता हूँ जापान की कार में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां पे काफी कार्स की डिमांड है। इसी की वजह से जापान ने डिफरेंट मुल्कों में, पूरी वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखते हैं तो उन्होंने उस अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड को कैप्चर करते हुए उसको बढ़ाते हुए डिफरेंट जगहों पे वो गए। तो वो ये कहते हैं रादर देन हैविंग द रिसोर्सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने मुल्क में जो कंपनी स्ट्रांग होगी वो डिफरेंट जगहों पे जाके भी इन्वेस्ट करेगी। जो यूके फाइनेंशियल हाउसेज हैं जो कि वहां पे स्ट्रांग है वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल से किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वाज लाइक कि यार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास, इस वजह से। वेयर एज पोर्टर साहब ये कह रहे हैं कि यार आप ये देखो कि आपके अपने मुल्क में डिमांड कैसी है, आपके अपने मुल्क में जो मुल्क अपने होम बेस में इंपॉर्टेंट होगा, जो अपने होम बेस में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे रीजन में भी जाके अच्छा परफॉर्म करेगा उस मुल्क के फायदों को अपने साथ ऐड करके। जैसे पाकिस्तान में जब आई थी आपकी सुजुकी, होंडा और टोयोटा, तो उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए एश्योरेंस दी गई थी कि आप यहाँ के असेंबलिंग प्लांट लगाएं और फिर जब तक कोई और कंपटीटर नहीं आएगा। जब भी आप देखें तो 2016-17 की ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई, उससे पहले तक कोई और प्रोड्यूसर नहीं था उस तरह से, और फिर अब एकदम एक साथ सारे आए हैं, किया, होंडाई और चेंगेन एंड मैनी अदर नेम्स लाइक दैट। तो उसकी रीजन ये है कि आपने उन्हें अपने मुल्क में वो स्ट्रांग थे, उन्होंने यहाँ पे एक बाड़ लगाया कि कोई और हमसे कंपटीटर नहीं आएगा, और इस बार को कैपिटलाइज करते हुए उन्होंने उस उतने सालों में कमाया फर्दर। उन्होंने पोर्टर साहब ने 4 एलिमेंट्स बताए हैं, जिन एलिमेंट्स को वो कहते हैं कि कंपैरेटिव कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है किसी भी। अजान हो रही है, लेट्स जस्ट टेक अ मिनट और कपल ऑफ मिनट्स ब्रेक, अजान हो जाए हम इसे कंटिन्यू करते हैं।
सो यस, सो पोर्टर साहब ने एक डायमंड शेप में मॉडल प्रेजेंट किया जिसके अंदर उन्होंने 4 चीज़ों की बात की और उन्होंने कहा कि यार ये वो 4 चीज़ें हैं एक्चुअली विच प्रोवाइड अ competitive advantage to any company. Let me share that chart as well on screen. What I understand, जब आप ये lecture either you are viewing it live or subsequently, keep study text with you so that you can actually refer to the topic to which we are at the moment. अगर हम इसके ऊपर आते हैं इस चार्ट के ऊपर, तो उनका 4 चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ डायमंड, जिसकी वजह से उसको डायमंड वो कहते हैं. एंड द थिंग इफ यू सी, वो इसमें ये कहते हैं कि हर फैक्टर दूसरे फैक्टर के से इफेक्ट और इंटर रिलेटेड है. तो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल फैक्टर कंडीशन, फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, डिमांड कंडीशन एंड रिलेटेड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज. तो 4 बातें कह रहे हैं. इन चारों बातों को हम एक करके देखते हैं कि वो किस तरह से एक कम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर, किस तरह से एक बिजनेस के अंदर दे इफेक्ट ईच अदर एंड दे प्रोवाइड एनी कंपनी अ कम्पिटिटिव एडवांटेज. तो अगर हम बात करें नंबर 1 फैक्टर की, विच इज फेवरेबल फैक्टर कंडीशन. फेवरेबल फैक्टर कंडीशन में वो ये कहते हैं पोर्टर साहब कि 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं. एक है वो बेसिक और एक है एडवांस. बेसिक फैक्टर कौन से हैं? जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल खुद से होते हैं, जैसे लार्ज सुटेबल लैंड सच एज फॉर एग्रीकल्चर. पाकिस्तान को हमेशा एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर जमीन मौजूद है, उसमें आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज जिनके पास वो जमीन ही नहीं है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास समंदर है, तो ये फेवरेबल एडवांटेज है कि आप पोर्ट्स बना सकते हैं. 700 किलोमीटर का आपके पास कोस्ट लाइन है, विच इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ कोस्ट लाइन. तो इन कंपैरिजन फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, तो उसके पास उस लैंड लॉक कंट्री कहलाता है क्योंकि वो समंदर से कहीं डायरेक्टली टच हो ही नहीं रहा है. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाया सी. वो डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, तो दे डू नॉट हैव दैट फेवरेबल कंडीशन. Large quantities of natural materials such as timber, fresh water and mineral resources. तो अगर आपके पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर उनके पास हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि व्हाट आई रिमेंबर कतर इज आल्सो लैंडलॉक्ड. तो जब यूएई इसके साथ उनकी रिलेशनशिप गुड नहीं चल रहा था, या यूएई सऊदी अरब सबके साथ, तो उनकी चीजें कॉस्ट बड़ी बढ़ गई थी प्रोडक्ट्स की, बिकॉज वो डायरेक्ट इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल था, या यू हैड द ओनली ऑप्शन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. तो या फिर आप बहुत लंबे रीजन से आपको मंगवाना पड़ रहा है. तो यूएई बिल्कुल साथ है तो बहुत आसान था, बट अगर आपको बहुत लंबे रीजन से मंगवाना पड़ रहा है तो उसकी आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली काफी बढ़ गई थी. फेवरेबल क्लाइमेट, अगर थिंक ऑफ क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, वी हैव द बेस्ट क्लाइमेट. ना बहुत ज्यादा सर्दी ना बहुत ज्यादा गर्मी, तो आपकी इंडस्ट्री बहुत इजीली चल सकती है इन कंपैरिजन टू दोज क्लाइमेट्स. जैसे कि हम कनाडा की बात करते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वहां पे विंड तूफान आ रहे हैं, तो उनकी वजह से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है. अफसोस थोड़ा सा ये होता है कि यार इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है अल्लाह के फजल करम से, बट स्टिल वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग इट एट द मोमेंट, जो कि हमें करना चाहिए और इंशाल्लाह हम करेंगे. बट देखें ना यार, कनाडा, बर्फबारी, एक्सट्रीम वेदर, स्टिल दे आर सो अहेड देन अस, जहाँ पे हम नहीं हैं. बट वी शुड कीप होप इन आवरसेल्फ, और इंशाल्लाह हम लोग भी वन डे we will reach that point, because if we believe in the self, जैसे मैं usually कहता हूँ, I say Pakistan is the greatest nation in the world. And why do I say that? Like, why does America say they are the greatest nation in the world, and they didn't start saying today, they did start saying like 100 years back. We are the greatest nation of the world, we are the best nation of the world, because they actually inculcate this thing in their nation that we are the best, and then you strive to become the best, and then one day maybe you can become the best as well. बट पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा स्टार्ट ही यूं करते हैं कि यार पाकिस्तान में तो सब चलता है, पाकिस्तान में तो सब होता है, यार ये तो ऐसा ही होगा, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में ऐसा ही होगा. सो दैट इज समथिंग जो हमें चेंज करना चाहिए यार, इस पे सोचना चाहिए. आई वॉज इन इराक फॉर ऑडिट, तो मुझे याद है पाकिस्तानी मेरे साथ जा रहा है, वो वहाँ पे एक बंदा, हालांकि इराक के अपने हालात बहुत खराब है, लेकिन वो भाई टेबल पे बहुत सारा कैश रख के बैठा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड ही था कंपनी का, वो पेमेंट वहाँ पे कैश में भी रिसीव होती है क्योंकि बैंकिंग निजाम बहुत अच्छा नहीं है. सो वो उसको कह रहा है यार इतना तो पाकिस्तान में रख के बैठते तो लोग चोरी करके ले जाते हैं. आई जस्ट सेड यार, तुम व्हाई आर यू सेइंग बैड अबाउट पाकिस्तान? शायद पाकिस्तानीज आर अमंग दोज वेरी फ्यू पीपल ऑन प्लेनेट अर्थ जो पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं, जो अपने मुल्क से बाहर अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द नेशन. यू वोंट फाइंड एनी फॉर दैट मैटर इंडियन
आई लाइक देम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, जो इंडिया में होते हुए इंडिया की बुराई कर रहे हो या इंडिया से बाहर होकर इंडिया की बुराई कर रहे हो, ठीक है, देयर वुड बी गुड थिंग, देयर वुड बी बैड थिंग इन एनी कंट्री एंड मैनी कंट्रीज। आई डू नॉट आस्क यू टू लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें अच्छी चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। देयर इज नो नीड कि हम बुरी चीजों के बारे में डिस्कशन करें, कोई स्पेसिफिक डिस्कशन हो, वी कैन रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड पुट द फैक्ट स्ट्रेट, बट हमें एटलीस्ट उसे अवॉइड करना चाहिए। जो बुरे फैक्टर हम उसे क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, हर मुल्क के बुरे फैक्टर होते हैं, व्हेन दे डोंट डू इट, व्हाई डू वी डू इट। हम टॉपिक से थोड़ा ड्रैग कर गए थे, बट दैट इज समथिंग अगेन वेरी क्लोज टू माय हार्ट के आई रियली फील सैड जब पीपल पाकिस्तान के बारे में कह रहे हो, मतलब यार व्हाई, बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतर है, एंड वी शुड हैव दिस बिलीव वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड वन डे वी विल बी इंशाल्लाह। सो कमिंग टुवर्ड्स द एडवांस फैक्टर्स, तो एडवांस फैक्टर में सबसे पहले होता है स्किल, लेबर एंड नॉलेज। आपके पास वो लेबर कितनी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं इराक की बात कर रहा हूँ, जब मैं इराक गया था तो मुझे ये सुन के बड़ी खुशी होती थी, they used to call me कि Pakistanis are the professional people, you people have the skills, और वहाँ पे वो skills भी नहीं थी जो कि पाकिस्तानियों के पास है, जिसकी वजह से वो उधर के जितने भी टेक्निकल पाकिस्तानी रन कर रहे थे। एंड दैट इज समथिंग कि आपके पास, ठीक है, जब हम अपने आप को फिर कंपेयर करते हैं चाइना से या यूएस से, तो शायद हमारे पास वो स्किल्स अभी नहीं है जो उनके पास है, बट स्टिल वी आर नॉट दैट बैड आइदर। तो दैट वाज वन थिंग कि आपके पास नॉलेज स्किल क्या। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, अब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है, फिर उसमें रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा चीज आ जाती है, क्या रिसर्च कितनी कर रहे हो आप, उसके पूरा अपने इकोलॉजिकल सिस्टम वो बनाया हुआ है रिसर्च का। हम इस वक्त थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है कि हम जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और वो चीजें अनइंटरप्टेड नहीं दे पा रहे होते, तो कहते हैं यार अब ये कैसे प्रोवाइड करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है ट्रांसपोर्ट का, टेलीकम्युनिकेशन का। When I used to go back to audit for audit Port Qasim area, और वो तो कई बार देख के अफसोस हो रहा होता था कि यार ये दे आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं, इनसे टैक्सेस आ रहे हैं, और उधर इतना बुरी हालत रोड की हुई हुई है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेके निकल रही है जा रही है, बहुत ही कुछ रोड्स अब काफी बेहतर बन गए थे उसके बाद, लेकिन उससे बहुत बुरी हालत होती थी। फॉर दैट मैटर जो लिंक रोड जिससे वो पोर्ट कासिम से सारे ट्रांसपोर्ट बाहर जा रही है सुपर हाईवे पे, जिसे मोटरवे अब कहते हैं, सुपर हाईवे को हमने मोटरवे में कन्वर्ट कर दिया है। सो और वो पूरे पाकिस्तान जा रही है। अगर आप उस लिंक रोड को देखें, वो वन लेन सिंगल लेन रोड था, अब आई हर्ड कि वो भी डबल लेन अब बनना शुरू हुआ है, अभी तक बना नहीं है। तो और उस पे वो ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल होता था, हर कुछ दिन बाद ट्रक गिर जाता था, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सो वी डिडंट इन्वेस्ट इन दैट। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि यार हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जो इन्वेस्टर के लिए मोर फेवरेबल हो, क्रिएटिंग मोर फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आए एंड दे जस्ट फील लाइक प्लग एंड प्ले, कि यार आप पैसा लाओ, बिजनेस मशीनरी मौजूद है, प्लग एंड प्ले एंड यू स्टार्ट रनिंग योर बिजनेस। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फेवरेबल कंडीशन की, अ कंट्री माइट सफर फ्रॉम अ डिसएडवांटेज इन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज, इट कैन ओवरकम दिस फैक्टर डिसएडवांटेज बाय इनोवेटिंग। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एक कंट्री है जिसके प्रोडक्शन कम है दूसरी कंट्री से, इसको ओवरकम कैसे कर सकता है। उसमें एग्जांपल देता है, जब जापान सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ लैंड, जो कि हम अभी बात कर रहे थे, इवन एग्रीकल्चर में अक्सर आता है। जापान बहुत छोटा सा मुल्क है, अगर आप दुनिया में देखेंगे उसकी जीडीपी इट यूज्ड टू बी अमंग टॉप 3, और अभी भी अगर वो टॉप 3 में नहीं तो टॉप 5 या 10 में डेफिनेटली होगी, बट वो साइज में बहुत छोटा है। तो शॉर्ट ऑफ लैंड, इट कंपनीज देयरफॉर फाइंड इट डिफिकल्ट टू एलोकेट स्पेस टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। तो उनके लिए स्टोरेज ऑफ गुड्स और मटेरियल बहुत मुश्किल था। अगर आप घर भी देखेंगे जापान में तो बहुत ही छोटे होते हैं, वो 2-2 3-3 फ्लोर भी के भी घर उन्होंने किए होते हैं, बेड्स एक से ऊपर एक बनकर, क्योंकि बहुत महंगे हैं वहां पे, बहुत जमीन छोटी है, तो उनका मटेरियल और गुड्स रखने का प्रॉब्लम हुआ। Japanese companies successfully overcome the disadvantage of land shortage by developing the concept of JIT, just in time, जैसे हम दुनिया में करते हैं, purchasing and production। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना रिलायबल सिस्टम बनाया कि उन्होंने कहा कि यार आप जो गुड ऑर्डर करोगे, उन्हें पता है कि अब ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिजली का प्रॉब्लम, स्ट्राइक का प्रॉब्लम, वो सारी चीजें नहीं, अनसर्टेनिटी। तो जैसे ही मुझे चाहिए, मैं इतना बड़ा सामान इंपोर्ट करके रखूं, और इंपोर्ट करके रखने का रॉ मटेरियल मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इस तरह से ऑर्डरिंग करूंगा। अच्छा, मुझे क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं, जो मैं उससे क्वालिटी मांगूंगा वो क्वालिटी मुझे मिलेगी भी। और ये सच है जापान के मामले में, क्योंकि अगर जो आपके दोस्त या आप लोग में जो इंपोर्ट करते हैं उन्हें पता होगा, इफ यू इंपोर्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना और जापान महंगा जरूर होगा, बट अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वालिटी आती है, दे विल अकोमोडेट यू मच मोर, मच एक्सटेंड इन कंपैरिजन टू चाइना, जो कि टोटली इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता।
तो उन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि यार गुड्स हम मंगवाएं ऐसे कि जैसे ही आए वो बन जाए और आते जाए, तो मैं सिस्टम को इस तरह ऑटोमेट कर दूं अपने सप्लायर के साथ कि मुझे स्टोरेज करने की जरूरत ही ना पड़े। और उन्होंने दुनिया में मुख्तारिफ कराए जमान सिस्टम जस्ट इन टाइम, जो कि अब वो कंट्रीज यूज कर सकते हैं जहाँ पे स्टेबल है। पाकिस्तान में क्या रिस्क होता है? पाकिस्तान में रिस्क होता है ट्रैफिक जैम हो गया, स्ट्राइक हो गई, क्वालिटी चेक करना है मुझे, क्वालिटी पे एश्योरेंस की, वो फॉरेन आया रॉ मटेरियल मैंने फॉरेन यूज कर लिया और वो उसके बाद क्वालिटी खराब निकली, उस वजह से मेरी सारी प्रोडक्शन जाया हो सकती है, मेरी रुक सकती है, इसलिए मुझे स्टोरेज पहले से कर दी है, बट आई कैन वर्क ऑन दिस सिस्टम। Japan has employment law that make it difficult to dismiss employee from their job. As a result, there was extensive use of automation to replace employee and hence avoid difficulty involved in dismissing underperforming employees. That gave Japan a lead over other countries in production of high quality manufactured goods. I'm not sure this is right or wrong way, but they overcome this. कि उन्होंने कहा कि यार जापान में आप किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकते। इवन इराक में भी मैंने चैलेंज देखा था कि लॉ अलाउ नहीं करता आपको फायर करना, तो उन्होंने खैर उसका अनएथिकल वे निकाला हुआ था वहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही ना दो आप एम्प्लॉय को और टेम्परेरी काम करवाते रहो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। जापान ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को आप निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करो, आप मैक्सिमम प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो और मशीन काम करें ताकि आपको बंदे ही बहुत कम हायर करना पड़े, और जब आप बंदे कम हायर करोगे तो आपको फायर करने की जरूरत भी नहीं होगी। Switzerland has suffered from comparatively small population. It has a long tradition of excellence in the production of watches and overcome the problem of labor-intensive watch production by developing innovative, high-quality watch designs. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार स्विट्जरलैंड में पॉपुलेशन कम है और लेकिन वो वॉचेस दुनिया भर में मशहूर है, आपने सुना होगा स्विस वॉचेस। तो उन्होंने उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया कि यार लेबर इंटेंसिव, जिसमें लेबर बहुत ज्यादा लगती थी, उन वॉचेस को अवॉइड करके वो वॉचेस बनाई जो कि हाई क्वालिटी डिजाइन में हो, जो कि महंगी हो, जिसमें मशीनरी मेरी ज्यादा यूज हो सकती हो और लेबर्स की जरूरत कंपैरेटिवली कम हो। One more example, it has been argued that the success of Switzerland in international banking is due to largely to the language skill of its population and consequently ability of Swiss bankers to establish a good relationship with customers from any different country. हमेशा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का पैसा या अक्सर मुल्कों का पैसा, ये बात होती है, स्विस बैंकों में छुपा हुआ है, स्विस बैंकों में है। अच्छा, FATF भी उधर नहीं आता ना, हमारे यहाँ तो टेररिज्म और उसमें सब पे FATF रेगुलेशंस आ जाती हैं, तो वो भी इसलिए कि वो कहते हैं हम यूरोपियन सेफ गार्ड करते हैं, तो पाकिस्तान में से जाके टेररिज्म हो रहा हो जो यूरोप में इफेक्ट कर सकता हो तो हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन वो वेस्टर्न कंट्रीज का सेफ गार्ड कर रहा है, उसको इससे वहां से फर्क नहीं पड़ रहा। बट व्हाट इट इज सेइंग कि स्विट्जरलैंड बैंकिंग की सक्सेस की शायद एक बहुत बड़ी रीजन है द वे दे यूज लैंग्वेज एंड द वे दे कन्विंस पीपल फ्रॉम एनी कंट्री टू इन्वेस्ट इन स्विट्जरलैंड। So that is something amazing, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को कामयाब किया है कि सबसे ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ सम पूल ऑफ फंड्स मौजूद है। And that is something, all these points are not only for like Japan or Switzerland, these are for all our countries, जो कि इससे सीख सकते हैं ऐसी एग्जांपल से और उससे अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं। पोर्टर का हमने एक फैक्टर देख लिया है, 3 फैक्टर हम और देखेंगे। बाय देन वी विल एंड सेकंड चैप्टर। उसके बाद वी विल सी क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू, चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जो हो चुके हैं, ट्राई टू गो थ्रू दैट आंसर्स, और चैप्टर 2 के ब्रीफली पढ़ लें। इफ यू कैन गो थ्रू देयर आंसर्स एज वेल दैट वुड बी ग्रेट, बट उनको सोचें। एंड देन वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर। उसको हम पेस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और पढ़ाएंगे, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइव कि हम अपना कोर्स टाइमली खत्म कर लें फॉर जून अटेम्प्ट। So do let me know if you have any question. You have my WhatsApp number as well. You can contact over that on WhatsApp group as well. और कोई भी सवाल हो, just let me know. कोई भी feedback, anything you would like to highlight or you would like to change, so just let me know. It has been a pleasure time with you once again. Thank you very much. Allah Hafiz.